वेलकम बैक टू पाठशाला। और मेरे चैंपियंस, मेरे बोर्ड्स के महारथियों, रेडी हो बोर्ड एग्जाम में पढ़ने के लिए? ऑब्वियसली यार। ओके, सो आज है हम लोग का लेक्चर नंबर 3 ऑफ द चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। कैसा लग रहा है यार पढ़ने में? होप कि मजा आ रहा होगा, इजी लग रहा होगा, स्टोरीज में सब चल रहा है, सो आई थिंक यू विल बी having fun. Okay, whatever. Yes. So the thing is, होप कि तुम लोगों को मजा आ रहा होगा पढ़ने में, और अभी आगे का बहुत लंबा सफर बाकी है मेरे दोस्त, बस चलते रहो। सो आई नो कि मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स सब है गजनी, इनको कुछ याद तो रहता है नहीं। तो चलो आओ करते हैं एक छोटा सा समराइज जो हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पढ़े थे, एक क्विक समराइज हो जाए, ठीक है? ओके, सो हम लोग स्टार्ट किए थे हम लोग का चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप विद द टॉपिक कि भाई नेशनलिज्म क्या होता है। पहले हम लोग अच्छे से समझे मतलब कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग पूरा चैप्टर का एक जिस्ट देखे कि भाई हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, यूरोप का पहले क्या हाल था और फिर क्या क्या चीज़ होगा, फिर नेशनलिज्म होगा। सो ये सारा चीज़ पूरा जिस्ट देखे। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले वी हैव टॉक्ड अबाउट द होल बैकड्रॉप कि भाई यूरोप में क्या कैसे सब चीज़ हो रहा था, क्या हालचाल था, और उसके बाद फिर हम लोग का कैसे कैसे नेशनलिज्म आएगा एंड ऑल दैट। हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए, और चैप्टर स्टार्ट करते ही हम लोग बात किए वो पेंटिंग का जिसको हम लोग चाहे तो फ्रेडरिक सोरोस यूटोपियन विजन बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको और क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक और एंड सोशल रिपब्लिक। सो पहले हम लोग बात किए वो पेंटिंग के बारे में जिसको फ्रेडरिक सोरो बनाए थे 1848 में। उस पेंटिंग का बात करने के बाद हम लोग बात किए डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न स्टेट एंड नेशन स्टेट की भाई मॉडर्न स्टेट क्या होता है और नेशन स्टेट क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग पूरा स्टोरी के बारे में बात किए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात की कि भाई फ्रांस में क्या क्या कैसे कैसे हुआ था, पूरा का पूरा स्टोरी समझे, पूरा बैकड्रॉप देखे कि यूरोप में ऐसा हुआ। वही कहानी याद है ना, एक था राजा एक थी रानी और थे उनके चमचे, राजा रानी चमचे मिलके करते थे आम प्रजा के ऊपर घोर अत्याचार। तो स्टोरी याद आ रहा है ना? सो हम लोग पूरा का पूरा स्टोरी समझे थे फ्रांस के बारे में। फिर फ्रांस में कैसे हम लोग का मिडिल क्लास आया, मिडिल क्लास आके वहाँ पे लोगों के अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग आया, नेशनलिज्म का फीलिंग लाने के लिए, लोगों में यूनिटी लाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया गया था, वो 5-6 स्टेप्स हम लोग सीखे। फिर हम लोग का धीरे धीरे जब लोगों में नेशनलिज्म आ गया, लोग रेवोल्यूशंस करना स्टार्ट किए फ्रांस में, और फिर फ्रांस का कहानी आगे बढ़ता है, और वो सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़े। फिर हम लोग बात की कि कैसे हम लोग का फ्रांस में जो हम लोग के फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज है वो लोगों ने नेशनलिज्म का फीलिंग लोगों में जनरेट किया। उसके बाद इन लोगों को लगता था कि भाई यही इन्हीं का ड्यूटी है कि इनको पूरा का पूरा वर्ल्ड में नेशनलिज्म, पूरा का पूरा वर्ल्ड को, पूरा यूरोप को डेस्पोटिज्म से बाहर निकालना है, एब्सोल्यूट मोनार्की और ये अत्याचार, घोर अत्याचार से बाहर निकालना है। फिर ये लोग गए अलग अलग पार्ट्स में यूरोप का, जैसे बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, ये सारा अलग अलग पार्ट्स में गए यूरोप का, और लोगों को समझाना स्टार्ट किए। वहाँ पे भी जैकोबिन क्लब्स बनना स्टार्ट हो गया, और ये सब जब कहानी चल रहा था तो एंट्री हुआ हम लोग का विलन का जो था नेपोलियन बोनापार्ट, जो आया 1804 में। और नेपोलियन बोनापार्ट आते ही फ्रांस में स्टार्ट कर दिया अपना डिक्टेटरशिप, जो रिपब्लिक फ्रांस में चल रहा था उसको खत्म करके वहाँ पे ले आया डिक्टेटरशिप, फिर से मोनार्की को वापस ले आया। अब ये नेपोलियन बोनापार्ट मोनार्की को फिर से वापस ले आया, जो एक्चुअली बहुत घटिया चीज़ था, बट फिर ये क्या किया, कुछ कुछ अच्छा चीज़ भी किया जो एक्चुअल में अच्छा नहीं था, ये हम लोग को बाद में समझ में आता है। वो स्टार्ट किया अपना डुअलिटी और लगाया और किया स्टार्ट किया अपना शतरंज का चाल। पहले तो लोगों को खूब अच्छे से दिखाया कि भाई हम विलन नहीं है, हम तो हीरो है। मूवी में एंटर किया वो एक हीरो बन के और लाया हम लोग का नेपोलियन कोड ऑफ 1804, जिसको हम लोग
सिविल कोड ऑफ 1804 में बोलते हैं, जिसमें वो बहुत अच्छा वादा सब किया, बहुत अच्छा चेंजेस लाया, जिसको देख के सभी लोगों को लगा कि भाई ये तो हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी है, ये तो भगवान का भेजा हुआ दूत है, ये तो हीरो है, हमारा हीरो। और सभी लोग इसको अपना अपना टेरिटरीज में इनवाइट करना स्टार्ट करते थे कि भाई तुम हमारे घर में भी आओ, पधारो जी हमारे देश। सॉरी, यस, तो सब लोग इसको इनवाइट करने लगे कि भाई आप हमारे देश में भी आइए, हमारे रीजन में भी आइए और हमारे रीजन में भी आके ये सारा चेंजेस लाइए। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत सारा जगह सब में जाने लगा, वहाँ पे भी ये चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया, लोग इसको हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी बुलाने लगे, लोग इसको थैंक्स बोलने लगे, लोगों को लगा कि भाई ये जो चेंजेस ला रहा है इस वजह से हम लोग का ट्रेड कितना इजी और स्मूथ हो जाएगा। बट धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आया कि भाई यहाँ पे कुछ लोचा चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, लोगों को समझ में आना स्टार्ट हुआ कि भाई ये हीरो नहीं है, ये तो विलन है, बचाओ, ये हीरो नहीं है, ये तो विलन है। लोगों को समझ में आना स्टार्ट हुआ नेपोलियन बोनापार्ट का डुअलिटी, वो सेंसरशिप वापस ले आया, फोर्स रिक्रूटमेंट आर्मी में करवाने लगा, टैक्सेस बढ़ा दिया, लोगों को समझ आया कि भाई ये तो विलन है, ये हम लोग के साथ धोखा कर रहा था, हम लोग को धोखा में रखा हुआ था, धोखा दे रहा था, गद्दारी करवे। और फिर लोग मिले, लोगों ने डिसाइड किया, लोगों को समझ में आया कि भाई ये धीरे धीरे पूरा का पूरा यूरोप को कैप्चर कर लिया है। और उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ जंग छिड़ा। पहला हम लोग का 1813 में हुआ बैटल ऑफ लिप्जिग। पहला 1813 में बैटल ऑफ लिप्जिग हुआ, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट ऑलमोस्ट जितना भी टेरिटरीज उसके पास वो जीता था, उसमें से बहुत सारा टेरिटरीज को वो लूज कर दिया, बहुत सारे टेरिटरीज उससे छीना जा चुका था। और उसके बाद हुआ हम लोग का 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू, जो एक्चुअली नेपोलियन बोनापार्ट और प्राग कंट्रीज के बीच में लड़ा गया था। प्राग कंट्रीज मतलब प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। यूरोप में 1815 में नेपोलियन वर्सेस प्राग कंट्रीज, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। जंग छिड़ा, दोनों में लड़ाई हुआ। 1815 में वाटरलू का जगह पे, और इसको नाम दिया गया बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें बहुत जंग हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। नेपोलियन हार गया और प्राग कंट्रीज जीत गया, और फाइनली इसी के साथ नेपोलियन का कहानी हो गया खत्म। हम लोग का विलन स्टोरी से चला गया, नेपोलियन का कहानी हो गया खत्म, और इसी के साथ हम लोग का कल का लेक्चर भी हो गया था खत्म। बट नेपोलियन तो हो गया खत्म, हम लोग का जो मूवी में विलन आया था नेपोलियन बोनापार्ट, उसको तो मार दिया हम लोग का प्राग कंट्रीज मिलके। बट क्या ये प्राग कंट्रीज हीरो थे? नॉर्मली क्या होता है, हीरो ही तो विलन को मारता है, बट ना 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 ना, ये है भाई हिस्ट्री। यहाँ पे हम लोगों का नेपोलियन बोनापार्ट जो कि एक विलेन था, उसका स्टोरी खत्म हो गया, उसका दी एंड हो गया, और एंट्री हुआ हम लोग का नया विलेन का, और ज्यादा पावरफुल विलेन जो था हम लोग का प्राग कंट्रीज। प्राग कोई हीरो वीरो नहीं था, ये प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये लोग कोई हीरो वीरो नहीं था, ये लोग हैं रियल विलेन जिन लोगों का एंट्री होता है मूवी में। और अब हम लोग मूवी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लियर है? ओके। सो ये प्राग कंट्रीज कौन था? ये प्राग कंट्रीज था हम लोग का प्रशिया, रशिया, पता है इन रियलिटी ये जो वर्ड है रशिया, रशिया जो इस कंट्री है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन रशिया नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रशा। इंग्लिश में हम लोग रशिया नहीं रशा बोलते। There was a teacher who has taught me this. ये है ऑस्ट्रिया और ये है ब्रिटेन। तो ये है हम लोग का नया विलेन, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन।
सो हम लोग का बैटल ऑफ वाटरलू हुआ 1815 में, नेपोलियन वर्सेस प्राग कंट्रीज। नेपोलियन हम लोग का हार गया और प्राग कंट्रीज जीत गया और एंट्री हुआ हम लोग का नया विलन का जो है प्राग कंट्रीज। अब आगे क्या, क्यों है ये विलन? क्योंकि ये थे कंजर्वेटिव्स। ये जो प्राग कंट्रीज थे, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये लोग थे कंजर्वेटिव्स। यस, ये लोग थे कंजर्वेटिव्स। अब भाई कंजर्वेटिव्स क्या होता है? ये लोग थे कंजर्वेटिव्स। एस नीचे छूट गया। अब देखो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो नेपोलियन बोनापार्ट हम लोग का यूरोप का बहुत सारा टेरिटरीज को कैप्चर कर चुका था। धीरे धीरे वो अपना एम्पायर को बहुत एक्सटेंड किया था और यूरोप का बहुत सारा जगह सबको कैप्चर कर लिया था। बट 1815 में जब नेपोलियन को ये प्राग कंट्रीज प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन मिलके हरा दिया, तो अब ये सारा टेरिटरीज जो नेपोलियन कैप्चर किया था यूरोप का, वो प्राग कंट्रीज के पास आ गया। मतलब संभव देखा जाए तो अब पूरा यूरोप में राज कौन कर रहा था? राज कर रहा था यही प्राग कंट्रीज, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। और ये जो प्राग कंट्रीज थे ये थे कंजर्वेटिव्स। अब भाई ये कंजर्वेटिव्स क्या होता है? आई नो कि कंजर्वेटिव वर्ड ना तुम लोग बहुत बार सुना होगा और खुद यूज भी किया होगा कि भाई मेरा फैमिली तो बहुत कंजर्वेटिव है, अरे भाई तेरा फैमिली कितना लिबरल है, मेरा तो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, उसका फैमिली तो और ज़्यादा कंजर्वेटिव है। नॉर्मली दोस्त लोग में ऐसे बातचीत होता है, हम लोग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, हम लोग भी, मेरी भी है ऐसी बहुत सारी दोस्त लोग जिन लोगों का फैमिली कंजर्वेटिव है। सो कंजर्वेटिव वर्ड हम लोग बहुत बार यूज करते हैं। कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है? पुराना सोच ख्याल वाला इंसान, जो ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड स्कूल में बिलीव करता है, पुराना घराना वाला, पुराना सोच वाला इंसान को कंजर्वेटिव्स बोला जाता है। जो अभी मॉडर्न जो चेंजेस आ रहा है उसको इतना एक्सेप्ट नहीं करता है, वो होते हैं कंजर्वेटिव्स। और लिबरल कौन होते हैं? लिबरल वो लोग होते हैं जो इजीली जो भी चेंजेस आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो पुराना घराना में नहीं रहते, वो लोग मॉडर्न सोसाइटी के, मॉडर्न स्कूल के होते हैं, वो लोग सारा चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई मेरी भी फ्रेंड्स है कि वो लोग का फैमिलीज कंजर्वेटिव है, हम लोग वो लोग का फैमिलीज एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है। सो तब हम लोग का क्या मतलब होता है, लाइक अभी का ज़माना में हम लोग कंजर्वेटिव वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, कंजर्वेटिव या लिबरल वर्ड, टू टॉक अबाउट कि भाई कंजर्वेटिव फैमिली है, मतलब कि वो लोग पुराना सोच, पुराना ख्यालों वाला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। लाइक अभी हम लोग का 21st सेंचुरी चल रहा है, हम लोग सब जेंजीज हैं। सो बीइंग अ जेंजी हम लोग में बहुत सारा चेंजेस आ रहा है, हम लोग बहुत फ्री होते जा रहे हैं, बहुत सारा चेंजेस आ रहा है। इन चेंजेस को वो कंजर्वेटिव फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करता, वो लोग वही पुराना सोच वाला होता है कि भाई लड़कियों को इतना बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए, या फिर ज़्यादा लड़के दोस्त नहीं बनाना चाहिए, लड़कियों को लड़कियों से ही दोस्ती करना चाहिए, लड़कों को लड़कों से ही दोस्ती करना चाहिए, या लड़कियों के लिए पर्टिकुलर डिसाइडेड कि वो पर्टिकुलर टाइप का क्लोथ ही पहन सकती है। सो दिस इज व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फैमिलीज, लाइक जॉब नहीं करना चाहिए लड़कियों को। आज भी ऐसा फैमिलीज एग्जिस्ट करता है, स्पेशली लाइक अगर एग्जाम्पल में देखना चाहो तो तुम लोग अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, वो लोग का एग्जाम्पल ले सकते हो। जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो लोग में अभी भी वो पुराना सोच, पुराना ख्याल होगा कि भाई शादी के बाद काम नहीं करना चाहिए लड़कियों को, एंड ऑल दीज आर देयर। ऐसा मतलब कि छोटा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, दीज ऑल व्हाटएवर एक्स्ट्रा फलना ढिमना चीज़ है। सो ये होता है कंजर्वेटिव, ये होता है कंजर्वेटिव फैमिली, जो कोई पुराना सोच ख्याल वाला, जो नया चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। सो वही होते हैं कंजर्वेटिव्स। सो ये जो प्राग कंट्रीज थे ये भी थे कंजर्वेटिव्स, मतलब ये भी थे पुराने सोच ख्याल वाले कि भाई दे आल्सो बिलीव्ड इन ओल्ड स्कूल एंड फॉलोड द ओल्ड ट्रेडिशंस। दे वांटेड कि वो जो ओल्ड ट्रेडिशंस है दैट शुड ओनली गो ऑन, कोई नया चेंजेस, कोई नया रेवोल्यूशन वैसा कुछ नहीं लाना चाहिए। वो जो पहले चल रहा था इतने सालों, इतने सेंचुरी से जो चल रहा था वही चलते आगे भी चलते जाना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं
आना चाहिए, वही है ये कंजर्वेटिव्स। बेसिकली इन सिंपल यू कैन से कि भाई इतने सालों से, इतने सेंचुरी से यूरोप में क्या चल रहा था? मोनार्की, जहाँ पे राजा का शासन हो रहा था, राजा अत्याचार कर रहा था, लोग अत्याचार झेल रहे थे, एब्सोल्यूट मोनार्की चल रहा था। इतने सेंचुरीज, इतने सालों से तो यही चल रहा था। तो इनका यही मानना था कि भाई जो चलते आ रहा है उसी को चलते जाने दो, कोई नया चेंजेस मत लाओ। जो अभी यूरोप में स्टार्ट हो गया था, यूरोप में जो लोग अभी लड़ना स्टार्ट कर दिए थे कि भाई हम लोग को भी राइट्स चाहिए, अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ जो राइट्स, इक्वालिटी, फ्रीडम, रिपब्लिक, ये सारा टर्म्स जो आने लगा था, लोगों को ये सारा आइडियाज जो फैलने लगा था, लोग अब आगे बढ़ के अपना राइट्स के लिए जो लड़ना स्टार्ट कर दिए थे, जैसे फ्रांस में लड़ रहे थे, तो ये चीज के अगेंस्ट में थे ये कंजर्वेटिव्स। इन कंजर्वेटिव्स का मानना था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट इज देयर। सो इन कंजर्वेटिव्स बेसिकली इन सिंपल यू कैन से कि ये जो कंजर्वेटिव्स थे ये सपोर्ट करते थे मोनार्की को। दे वर इन कंप्लीट सपोर्ट ऑफ मोनार्की कि भाई मोनार्की इतने सालों से चलते आ रहा था, मोनार्की ही चलते रहना चाहिए। कोई ये जो रेवोल्यूशंस हो रहा है या जो ये जो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद जो इतना कुछ हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए, यही मानना था इन कंजर्वेटिव्स का। सो बेसिकली ये जो प्राग कंट्रीज थे ये थे कंजर्वेटिव्स, ये मानते थे मोनार्की में। क्लियर है? ओके। सो जब 1815 में प्राग कंट्रीज जीत गया और पूरा यूरोप का ऑलमोस्ट कमांड ही प्राग कंट्रीज के पास आ गया, तो उसके बाद फिर क्योंकि उस समय तक बहुत सारा चेंजेस हो चुका था, हम लोग को पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में इतना सारा चीज हुआ, नेशनलिज्म और नेशनलिज्म का फीलिंग फैला सब लोगों में, रेवोल्यूशंस हुआ, उसके बाद फ्रांस में मोनार्की हट के रिपब्लिक आ गया था, फिर वो अलग बात है, फिर रिपब्लिक हट के फिर मोनार्की आ गया, बट वो तो आया था ना, फिर रिपब्लिक आ गया फ्रांस में, फिर धीरे धीरे फ्रांस के लोग अलग अलग पार्ट्स में जाने लगे, यूरोप के लोगों को समझाने लगे कि भाई तुम लोग भी ये सब मत झेलो, तुम लोग भी आगे आओ, तुम लोग भी लड़ो, ये सब सिस्टम और झेलने का कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग भी आगे आओ, तुम लोग भी लड़ो, रेवोल्यूशंस करो। सो वो लोगों को भी समझाने लगे। सो ये सारा चीज हो रहा था, इतने सारे रेवोल्यूशनरीज आ गए थे, वही एजुकेटेड मिडिल क्लास हम लोग का जो फाइट करने लगा था, लड़ने लगा था अपना राइट्स के लिए, इक्वालिटी के लिए, ये सारा चेंजेस आ रहा था जो ये प्राग कंट्रीज को अच्छा नहीं लगता था। ये चाहते थे कि भाई फिर से जो पहले जो मोनार्की चल रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट के आने से पहले, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो मोनार्की चल रहा था वही कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। सो दे बेसिकली वांटेड टू ब्रिंग बैक दैट सेम मोनार्की एंड दे वांटेड टू अनडू ऑल द चेंजेस जो भी बीच में फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पे हुआ है, ये सारा चेंजेस को वो अनडू करना चाहते थे। और इसीलिए प्राग कंट्रीज जब ये लोग ये 1815 का वॉर जीते, इन लोगों ने पास किया ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी क्या होता है? ट्रीटी बेसिकली लाइक एन अग्रीमेंट। ये लोग सब मिलके वियना में अग्रीमेंट साइन किए जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। अब ये ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर क्या था वो सब चीज हम लोग देखेंगे। बताते हैं इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ये ट्रीटी ऑफ वियना साइन करने के पीछे। दैट वाज टू ब्रिंग बैक द मोनार्की। जो मोनार्की हम लोग का फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन बोनापार्ट से पहले एग्जिस्ट करता था, वो मोनार्की को ये लोग यूरोप में फिर से रीस्टैब्लिश करना चाहते थे। दैट वाज फिर से रीस्टैब्लिश करना चाहते थे। वो इतना सारा जो भी चेंजेस हुआ था बीच में, वो सारा चेंजेस को अनडू करना चाहते थे एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे साइंड ट्रीटी ऑफ वियना। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रीटी ऑफ वियना। क्लियर है? ओके। So talking about Treaty of Vienna. तो ये जो Treaty of Vienna था, ये Treaty of Vienna को साइन कौन कौन किया था? ये Treaty of Vienna को साइन किया था हम लोग का प्राग कंट्रीज, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। कब साइन किया था? 1815 में। कहाँ साइन किया था? वियना में। क्यों साइन किया था? टू अनडू ऑल द चेंजेस जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पे हुआ है एंड टू ब्रिंग बैक द मोनार्की। एंड ये जो ट्रीटी ऑफ वियना था इसको साइन किया गया था एक इंसान के प्रेजेंस में जो था ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक मेटरनिच ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अब चांसलर क्या होता है? चांसलर समझ लो पीएम, जैसे इंडिया
इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे ऑस्ट्रिया में प्राइम मिनिस्टर ना बोल के चांसलर बोला जाए। मतलब समझ लो ऑस्ट्रिया का इन टोटल हेड हो गया ड्यूक मेटरनिच। सो क्योंकि प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, सो जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, मतलब ऑस्ट्रिया का प्राइम मिनिस्टर था ड्यूक मेटरनिच, उसके अंदर ये ट्रीटी ऑफ वियना को साइन किया गया। क्लियर? एंड दिस ट्रीटी ऑफ वियना इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सो अगर हम लोग बात करें ये ट्रीटी ऑफ वियना का, तो इसको साइन किया था हम लोग का प्राग कंट्रीज। कब साइन किया था? 1815 में साइन किया था। और इसको साइन कहाँ पे किया गया था? इसको साइन किया गया था हम लोग का वियना में, जो कि है हम लोग का ऑस्ट्रिया में। और इसको साइन किसके अंडर किया गया था? इसको साइन किया गया था ड्यूक मेटरनिच के अंदर, जो कि था ऑस्ट्रियन चांसलर। ये था हम लोग का ऑस्ट्रियन चांसलर, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं चांसलर, मतलब कि समझ लो प्राइम मिनिस्टर। सो ड्यूक मेटरनिच, दिस इज इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ड्यूक मेटरनिच जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसके अंदर ट्रीटी ऑफ वियना को साइन किया था प्राग कंट्रीज 1815 में। एंड व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड साइनिंग दिस ट्रीटी ऑफ वियना? मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई ये लोग थे हम लोग के, ये जो प्राग कंट्रीज थे, ये लोग थे हम लोग के कंजर्वेटिव्स। ये जो प्राग कंट्रीज थे, ये लोग थे हम लोग के कंजर्वेटिव्स। एंड बीइंग कंजर्वेटिव्स, they wanted to undo all the changes, they wanted to undo all the changes which has taken place during the time of Napoleon Bonaparte and French Revolution, and they wanted to bring back monarchy. वो जो lost monarchy था, they wanted to bring it back. तो ये था मेन टू ऑब्जेक्टिव जिस वजह से ट्रीटी ऑफ वियना को साइन किया गया था। क्लियर है? तो ट्रीटी ऑफ वियना को साइन करने के पीछे का दो रीजन था, मोनार्की को वापस लाना, जितना भी चेंजेस हुआ है उसको अंडू करना। सो इतना चीज क्लियर है, इतना में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस या फिर लिख लो जो भी, क्योंकि फ्लो चार्ट अगर बना रहेगा तुम लोग को इजीली तुम लोग रिवाइज कर पाएगा। ट्रीटी ऑफ वियना प्राग कंट्री साइन किया था 1815 में ड्यूक मेटरनिच, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव था टू अंडू ऑल द चेंजेस एंड टू ब्रिंग बैक मोनार्की। क्लियर? अब इस ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या किया गया था, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। ये ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर किया क्या क्या गया था, which is again equally very important, क्योंकि ये चीज हम लोग का बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर क्या क्या किया गया था? सी, अगर तुम लोग को ऑब्जेक्टिव याद होगा, ऑब्जेक्टिव पता होगा कि भाई ट्रीटी ऑफ वियना साइन क्यों किया गया था, मोनार्की को वापस लाने के लिए, सारा जितना भी चेंजेस हुआ है वो सबको अंडू करने के लिए। तो तुम लोग इजीली इसका जितना भी क्या चीज किया गया था ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर वो याद रख पाएगा। क्लियर? ओके। सो क्या क्या किया गया था? देखो, फ्रांस में हम लोग का फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, और 1789 में हम लोग का फ्रांस में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उस समय फ्रांस में क्या था? चल रहा था मोनार्की, राइट? फ्रांस में चल रहा था मोनार्की, और 1789 में वहां हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन। उस समय 1789 के टाइम पे फ्रांस में चल रहा था मोनार्की, और वहां का किंग का नाम था लुइस 16। ये तुम लोग क्लास 9 में पढ़ के आ रहे हैं। वहां का रूलर का नाम था लुइस 16, जो कि बार्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। बार्बन तुम लोग को नाम याद रखने में तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, बार्बन बिस्किट हम लोग सब खाए हैं और गुड बिस्किट है, बहुत अच्छा लगता था, मेरे को ओरियो सबसे ज्यादा पसंद है। ओके, कमिंग बैक, सो वो बिलोंग करता था बार्बन डायनेस्टी। सो सबसे पहला चीज ट्रीटी ऑफ वियना में क्या किया? देखो, वो सब हुआ, उसके बाद फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, मोनार्की हटा के रिपब्लिक आ गया, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आया, रिपब्लिक करके फिर डिक्टेटरशिप आ गया। सो ये सब चीज हुआ था, बट ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग मोनार्की को वापस लाना चाहते थे। इस वजह से फ्रांस में सबसे पहला चीज क्या हुआ कि फ्रांस में फिर से
मोनार्की ले आया गया और फिर से बार्बन डायनेस्टी को ही रीस्टैब्लिश किया गया। वही बार्बन डायनेस्टी जिसका लुइस 16 किंग था, जो लास्ट किंग हुआ था जिसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, वही बार्बन डायनेस्टी को फिर से रीस्टैब्लिश किया गया। तो सबसे पहला चीज ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ कि हम लोग का फ्रांस में फिर से मोनार्की को वापस ले आया गया और बार्बन डायनेस्टी को ही रीस्टैब्लिश किया गया। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग का फ्रांस था उसमें वापस मोनार्की ले आया गया। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा मेरा हैंडराइटिंग। और फिर से बार्बन डायनेस्टी को ही लाया गया। इसका स्पेलिंग देख लेना एक बार, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। क्लियर है? तो ये सबसे पहला चीज किया गया। उसके बाद भाई फ्रांस में जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तो उसके बाद फ्रांस कितना ज्यादा एक्सपांड किया। नेपोलियन बोनापार्ट कितना सारा जगह सबको कैप्चर किया यूरोप का, फ्रांस कितना ज्यादा एक्सपांड किया था। तो सेकेंड चीज क्या किया गया कि जितना भी टेरिटरीज फ्रांस जीता था नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पे, वो सारा टेरिटरीज उससे छीन लिया गया। दैट वाज द सेकंड थिंग व्हिच वाज डन। सो फिर से अगर हम लोग देखें तो हम लोग का जो बेचारा फ्रांस था, इट एक्चुअली लॉस्ट all its territories की टेरिटरीज लिखा हुआ समझ जाना, जो वो नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पे जीता था। तो ये हुआ सेकंड चीज। एंड ताकि फ्रांस फ्यूचर में और ज्यादा एक्सपांड ना कर पाए, इन फ्यूचर फ्रांस में कभी फिर से कोई ऐसा राजा आ गया जो बहुत स्ट्रॉन्ग निकला और फिर से वो फ्रांस को एक्सपैंड करने का ट्राई किया। सो इन फ्यूचर ताकि फ्रांस और ज्यादा एक्सपैंड ना कर पाए, फ्रांस के सराउंडिंग में स्टेट्स का बाउंड्री बना दिया गया। फ्रांस के सराउंडिंग में बहुत सारा स्टेट्स बना दिया गया एज बाउंड्री, ताकि फ्रांस और एक्सपैंड ना कर पाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्रांस के नॉर्थ साइड में नेदरलैंड को एस्टैब्लिश कर दिया गया ताकि फ्रांस और एक्सपैंड ना कर पाए इन फ्यूचर। थर्ड थिंग क्या किया गया कि हम लोग का यही बेचारा फ्रांस के सराउंडिंग में बाउंड्रीज बना दिया गया स्टेट्स का। ताकि वो और एक्सपैंड ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें इस चीज का, हाँ ठीक, इस चीज का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो फॉर एग्जाम्पल फ्रांस के नॉर्थ में स्टैब्लिश कर दिया गया नेदरलैंड को। नेदरलैंड को फ्रांस के नॉर्थ में ला दिया गया ताकि फ्रांस और एक्सपैंड ना कर पाए। क्लियर है? सो दिस इज एन एग्जाम्पल। फाइन, सो दैट इज देयर। सो ये सब चीज क्लियर है। तो भाई देख रहे हैं ये लोग कितना ज्यादा चालाक है प्रैक्टिकल चीज। बताया ना ये लोग वापस वो मोनार्की लाना चाहता था, जो भी चेंजेस हुआ था वो सबको फिर से अंडू करना चाहता था। इसीलिए क्या किया, फ्रांस ने वापस मोनार्की ले आया, वही बार्बन डायनेस्टी। जितना टेरिटरीज जीता था वो सारा टेरिटरीज छीन लिया गया और ताकि फ्रांस और एक्सपैंड ना कर पाए उसके सराउंडिंग में बाउंड्रीज बना दिया गया, जैसे नॉर्थ में नेदरलैंड। क्लियर है? एंड जितना भी टेरिटरीज फ्रांस से छीना गया, जो फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पे टेरिटरीज जीता था, वो सारा टेरिटरीज को फ्रांस से छीन लिया गया और वो सारा टेरिटरीज को ये लोग आपस में बांट लिया। सब टेरिटरीज को आपस में बांट लिया। जैसे अगर तो देखिए ये लोग कौन है, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, क्राफ्ट कंट्रीज, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये हम लोग का क्राफ्ट कंट्रीज। तो जो हम लोग का रशिया था उसको मिल गया सैक्सोनी, जो रशिया था उसको मिल गया हम लोग का पोलैंड, जो ऑस्ट्रिया था उसको मिल गया हम लोग का इटली,
बेचारा ये ब्रिटेन क्योंकि लास्ट में था तो इसके लिए कुछ बचा नहीं। और एक और है कि पिएडमोंट एक जगह था, पिएडमोंट, उसको मिल गया जेनोआ। तो भाई ये सारा कंट्रीज का ही नाम है, स्टेट्स का नाम है, समझ लो। तो भाई देख लो, इससे सारा टेरिटरी छीना और आपस में बांट लिया। प्रशिया को मिल गया सेक्सन, रशिया को मिल गया पोलैंड, और ऑस्ट्रिया को मिल गया इटली, और पिएडमोंट को मिल गया जेनोआ। तो ये काम किया गया था ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर। सो आई थिंक ये क्लियर है, इसमें कुछ ज्यादा तो है नहीं, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस की नहीं, तो इट्स इजी क्लियर है कि भाई ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या चेंजेस किया गया था। बट देयर इज वन मोर थिंग, इतना सारा चेंजेस ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर किया गया, बट एक ऐसा जगह था जहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया, वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं लाया गया, और वो था हम लोग का जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। यस, वो था हम लोग का जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। ये जो जगह था हम लोग का जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ये ऐसा जगह था जहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। अब भाई ये क्या है, देखो आज जो हम लोग को जर्मनी देखने को मिलता है, जर्मनी एज अ होल नेशन हम लोग को देखने को मिलता है, वो पहले एज जर्मनी एग्जिस्ट नहीं करता था, वो बहुत छोटा छोटा स्टेट्स में डिवाइडेड था। 39 स्टेट्स, बहुत छोटा 39 रीजन्स में डिवाइडेड था। इसी को बोला जाता था जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। और ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था, ये इस जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स को कैप्चर कर चुका था। तो जब हारा और फिर प्राग कंट्री आया, ट्रीटी ऑफ वियना हुआ, तो जितना भी टेरिटरीज नेपोलियन बोनापार्ट जीता था, वो सारा टेरिटरीज तो छीन लिया गया और आपस में बांट लिया ये लोग। बट ये जो जगह था जो नेपोलियन बनाया था, जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, इसको नहीं छीना गया। सो दिस वाज द ओनली प्लेस व्हिच वाज लेफ्ट अनटच्ड। इसमें दिस वाज लेफ्ट अनटच्ड, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया था। अब क्यों चेंजेस नहीं किया गया, क्यों, यही रीजन को ये लोग नहीं छेड़ा। अरे भाई मन नहीं था, नहीं छेड़ा। क्यों नहीं छेड़ा, नहीं छेड़ा भाई, अब छेड़े तो प्रॉब्लम, नहीं छेड़े तो प्रॉब्लम, नहीं मन किया, नहीं छेड़ा। ऑब्वियसली इसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीजन होगा, बट द थिंग इज वो रीजन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है और वो तुम लोग का बोर्ड्स भी नहीं पूछेगा। सो जस्ट चिल, बस इतना याद रखो कि भाई ये जो रीजन था इस दैट वाज लेफ्ट अनटच्ड, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। क्लियर है? ओके, so I think this whole treaty of Vienna is clear. As I have said, it is very important. इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो। It is very important क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ट्रीटी ऑफ वियना को एक्सप्लेन करो कि उसमें क्या क्या किया गया था। फाइन, सो द थिंग इज कि इतना तक का स्टोरी क्लियर है। ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या किया गया हम लोग का, पहला चीज, हाँ, सो हम लोग का ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या किया गया, फ्रांस में वापस मोनार्की ले आया, वही बार्बर डायनेस्टी, फ्रांस का सारा टेरिटरी जो भी वो जीता था वो सारा छीन लिया गया, फ्रांस को सराउंडिंग में बाउंड्री बना दिया गया ताकि वो एक्सपेंड ना कर पाए, जैसे नेदरलैंड इन द नॉर्थ, जितना भी टेरिटरी फ्रांस जीता था उसको ये लोग आपस में बांट लिया, जैसे प्रशिया को मिल गया सेक्सोनी, रशिया को मिल गया पोलैंड, ऑस्ट्रिया को मिल गया इटली, और जेनोवा को मिल गया पिएडमोंट, और सिर्फ एक जगह था दैट इज जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, दैट वाज लेफ्ट अनटच्ड, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं। क्लियर है? इट्स सिंपल, बस ये चीज तुम लोग को याद रखना पड़ेगा एंड आई थिंक इट्स ऑल क्लियर। इसको याद रखने का भी मेरे पास एक ट्रिक है, बिकॉज आई एम ऑफ योर एज एंड आई से ना, एक ये बेनिफिट होता है कि आपको पता है तुम लोग का दिमाग कितना सोच सकता है, किस लेवल पे जा सकता है, क्योंकि मेरा तुम्हारा दिमाग का वो लेवल उतना ही है। सो आई नो भाई मेरा भी दिमाग उतना ही, आई जस्ट हैव गॉट दैट डर्टी माइंड जो तुम लोग के पास है, इसलिए मेरे को पता है तुम लोग को ये कैसे याद करवाना है। देखो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि भाई ये जो कंट्री है इसमें तुम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान रखना,
ये जो कंट्री है हम लोग का सेक्सोनी, ये देखिए तुम लोग दिमाग में क्या चल रहा होगा, आई नो दिस वेरी वेल। सो बस ये याद रखो कि भाई प्राग कंट्री था, रशिया, रशिया ऑस्ट्रिया ब्रिटेन, क्योंकि रशिया सबसे ऊपर था, सबसे पहला था, तो इसलिए उसको मिल गया सेक्सोनी। सबसे ऊपर था तो भाई गिफ्ट तो मिलना ही है, तो उसको मिल गया सेक्सोनी। अब कभी भूलोगे जिंदगी में, जी यार क्या कह रहे हो, तो कभी भूलोगे नहीं। उसके बाद फिर अगर हम बात करें रशिया का, सो हमको और तुम लोग सबको बहुत अच्छे से पता है कि रशिया किस चीज़ के लिए फेमस है। स्पेशली मेरे बॉय स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि रशिया किस चीज़ के लिए फेमस है। बहुत सारा, इवन मेरा भी बहुत सारा लड़का दोस्तों, दे एक्चुअली वांट टू गो टू रशिया। सो भाई रशिया किस चीज़ के लिए फेमस है, वी ऑल नो। एंड पोलैंड का, बस पोलैंड नाम याद रखें, बस इतना वर्ड याद रख लो, रशिया का भी काम हो जाएगा। सो आई थिंक इट इज क्लियर। सो रशिया पहला था तो सेक्सोनी। रशिया, रशिया किस चीज के लिए फेमस है और वो लोग क्या करती है, इतना इलैबोरेट करना आई थिंक काफी है। ये दोनों का आपने देख लो, वो दोनों काम बता दिया, बाकी दोनों थोड़ा तो मेहनत कर लो भाई। सो आई थिंक चलिए इट इज ऑल क्लियर, फाइन, ओके। Now we are going to move forward and we are going to talk about Europe in the mid 18th century. Okay? And अगर तुम लोग पढ़ा है, like अगर तुम लोग बुक पढ़ा है या फिर एनसीईआरटी खोल के देखा है, तो तुम लोग को एक चीज समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक्चुअली चैप्टर के थोड़ा बाद में आता है। अगर सीक्वेंस से चल रहे तो भाई वो नेपोलियन के बारे में बात करने के बाद हम लोग पहले बात करते हैं मिड 18th सेंचुरी यूरोप का, उसके बाद फिर आता हम लोग का ये वाला। बट बिकॉज आई फाउंड कि भाई एक प्रॉपर स्टोरी के फॉर्म में चल रहा था कि भाई नेपोलियन आया, उसको प्राग कंट्रीज हराया, उसके बाद वो लोग ट्रीटी ऑफ वियना पास के, एक प्रॉपर स्टोरी चल रहा था। तो उसमें बीच में कट द सीन, सीन कट करो और फिर हम वो बीच में फिर से वो नया स्टोरी लाना नहीं चाहते थे। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट कंटिन्यूड। अब हम लोग वापस पीछे चल के वो मिड 18th सेंचुरी यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके। Okay, so talking about mid 18th century Europe, क्या मतलब कि यूरोप मिड 18th सेंचुरी में कैसा था, ये बताने से पहले आई वुड लाइक टू क्लियर वन थिंग जो एक्चुअली बहुत स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है। अगर हम बोल रहे हैं 18th सेंचुरी तो सब क्या सोचते हैं, 1871, 1861, 1851, 1841 ऐसे समझते हैं। अगर हम बोलते हैं लाइक सिंपल थिंग, सिंपली द थिंग इज कि अभी हम लोग कौन सा सेंचुरी में हैं, वी ऑल नो कि अभी हम लोग 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, राइट? अभी हम लोग 21st सेंचुरी में, बट एक्चुअली में अभी कौन सा साल चल रहा है, अभी चल रहा है 2024। तो एक्चुअली जो 2000s वाला साल चल रहा है, हम लोग का 2000s वाला साल चल रहा है, पर फिर भी हम लोग इसको 20th सेंचुरी नहीं बोलते, 20 वाला चल रहा है, पर फिर भी हम लोग इसको 20th सेंचुरी नहीं बोलते, हम लोग इसको बोलते हैं 21st सेंचुरी। तो बेसिकली हमेशा एक बढ़ा के बोला जाता है। इसलिए अगर हम लोग बोले, जैसे अगर हम लोग का इंडिया आज़ाद कब हुआ था, 1947 में, इतना तो याद होगा ही। सो 1947 ये कौन सा सेंचुरी था, 19th सेंचुरी नहीं था, ये था 20th सेंचुरी। सो इंडिया 20th सेंचुरी में आज़ाद हुआ था। अगर हम बोले कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ था, तो तुम लोगों को याद होगा नहीं, 1856 में। तो ये 1856 क्या है मेरा, अब हम इसको 18th सेंचुरी नहीं बोल सकते, ये क्या है मेरा, ये है 19th सेंचुरी। सो दैट इज व्हाट इज देयर। सो अगर हम बोल रहे हैं मिड 18th सेंचुरी, पहले तो 18th सेंचुरी बोल रहे हैं, 18th सेंचुरी मतलब मेरा 70s वाला। सो 18th सेंचुरी होगा मेरा 17 से लेके 18 तक, ये वाला जो टाइम है, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये होगा मेरा 18th सेंचुरी। और बोला जा रहा है मिड 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी में समहाउ समझ लो 1750s, ये वाला टाइम का ही, ये वाला टाइम पीरियड के बारे में ही बात किया जा रहा है। क्लियर है? सो जस्ट अ स्मॉल कंसेप्ट जिसमें एक्चुअली लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स तो क्लियर होते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। सो यस, एक्चुअली हमको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। ओके,
So coming back, so talking about Europe in the mid 18th century. Mid 18th century में यूरोप का क्या हालचाल था? See, the thing is, ये जितना भी चीज अभी हम तुम लोग को बोलने वाले हैं ये हम तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में ही हम तुम लोग को सारा चीज बता चुके थे। इसमें बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि भाई नेशनलिज्म जब यूरोप में आया उससे पहले यूरोप का क्या हाल था? याद है तुम लोग को? भले ही तुम लोग गजनी हो बट एटलीस्ट थोड़ा तो याद होगा ही कि फर्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में ही हम तुम लोग को स्टोरी क्यों बताए थे, पूरा का पूरा बताए थे ना। स्टार्टिंग में ही जब हम तुम लोग को बता रहे थे कि नेशनलिज्म का मतलब समझाए, उसके बाद हम लोग तुम लोग को क्या बताए थे, पूरा का पूरा जिस्ट बताए थे चैप्टर का क्या होने वाला है, एंड बताए थे ना कि यूरोप का पहले क्या हाल था। उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अभी मिड 18th सेंचुरी की। बेसिकली यूरोप में जब नेशनलिज्म आया, नेशनलिज्म से पहले यूरोप का क्या हाल था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम क्या बताए थे कि यूरोप का क्या हाल था पहले? जो हम लोग का यूरोप है बहुत सालों, बहुत सेंचुरी से यूरोप, फ्रांस भी इंक्लूडेड है, राइट? सो बहुत सेंचुरी से यूरोप में हम लोग का मोनार्की चल रहा था। सेकेंड लेक्चर में भी पूरा स्टोरी हम तुम लोग को बताए थे, अब वो सबका काम आ रहा है। सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू द होल स्टोरी। सो क्या चीज़ था कि भाई बहुत सेंचुरी से यूरोप में, यूरोप फ्रांस भी उसके अंदर ही है, सो बहुत सेंचुरी से हम लोग का जो यूरोप था, यूरोप में हम लोग का मोनार्की चल रहा था, किंग का रूल चल रहा था, राजा का शासन चल रहा था, जहाँ पे जो वो स्टोरी याद है, एक था राजा, एक थी रानी, एक था उनका चमचा, तीनों मिलके करते थे लोगों पे अत्याचार। याद आ रहा है वो स्टोरी? वही सेम चीज है कि भाई बहुत सालों तक, बहुत सेंचुरी से क्या हो रहा था, यूरोप में मोनार्की चल रहा था, एरिस्टोक्रेसी चल रहा था, जहाँ पे किंग होता था और वो किंग होता था, किंग के मिनिस्टर्स होते थे, चमचा लोग, और वो लोग सबके पास एब्सोल्यूट पावर होता था टू डू व्हाटएवर दे वांट। वो लोगों के पास पूरा पावर था कि वो लोगों को जो मन में आए करे, सारा प्रिविलेजेस वो लोगों को मिलता था, जबकि जो बाकी सिटीजन था वो सारा सिटीजन बहुत सफ़र कर रहा था। उन सिटीजन्स को कोई राइट, कोई इक्वालिटी, कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाता था। जितना भी ये राजा और राजा का चमचा लोग, ये लोग के पास पूरा राइट था कि ये लोग को जो मन में आए करे, ये लोगों के पास पूरा राइट था कि ये लोगों को जो मन में आए करे, कोई रोकने वाला नहीं था ये लोगों को। और ये लोग जो सिटीजन था वो लोग पे जितना अत्याचार करना चाहे उतना अत्याचार करता था, और जो सिटीजन से वो लोग, क्योंकि इतना सेंचुरी से यही सब चलते आ रहा था, तो उन आम आदमियों को तो यही लगता था कि भाई यही सोसाइटी है, ऐसा ही होता है, हम लोग पैदा ही हुए अपने ऊपर अत्याचार करवाने के लिए, इसलिए ये लोग भी कुछ भी नहीं बोलते थे। और अगर इन सिटीजन्स का बात करें तो भाई ये लोग सब, मतलब कि हम बताए ना, जर्मनी जो आज हम लोग को दिखता है, फ्रांस जो आज दिखता है, इटली, ब्रिटेन, ये सारा जो भी जगह सब है, ये सब जो हम लोग आज देखने को मिलता है एज अ कंट्री, हम लोग को जो सब देखने को मिलता है वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। पहले ऐसा कोई नेशन, कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता था। पहला चीज तो मोनार्की चल रहा था कि राजा और राजा का शासन चल रहा था, जहाँ पे राजा और राजा का चमचा लोग मिलके लोगों के ऊपर जितना अत्याचार करना चाहे कर रहे थे। वो लोग के पास एब्सोल्यूट पावर होता था कि वो लोग को जो मन में आए करे और लोगों पे जितना अत्याचार करना करे, और बेचारे जो सिटीजन थे उन लोगों के पास कोई राइट नहीं होता था। वो लोगों को तो यही लग रहा था कि वो लोग पैदा ही हुए अत्याचार करवाने के लिए, वो लोगों को कोई राइट, इक्वालिटी, ये सब के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता था। और ये क्या था, हम लोग का जो मोनार्की, जो राजा और राजा का मंत्री लोग, ये लोग सब था फर्स्ट क्लास से बिलोंग करता था। जितना भी टॉप क्लास, फर्स्ट क्लास से बिलोंग करता था, जितना भी सिटीजन था वो लोग सब हम लोग का पुअर क्लास से बिलोंग करता था। मिडिल क्लास जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, सिर्फ अपर क्लास और लोअर क्लास एग्जिस्ट करता था, मिडिल क्लास जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ भी हम लोग क्या बात की थी कि भाई नेशनलिज्म जैसा कुछ था ही नहीं। सारा का सारा जितना भी स्टेट, नेशंस आज हम लोग को देखने को मिलता है वैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था।
सब छोटा छोटा स्टेट्स, छोटा छोटा प्रोविंसेस, मतलब छोटा छोटा रीजन्स में डिवाइड था। वहाँ पे अलग अलग लोग रूल कर रहे हैं, अलग अलग रूलर्स हैं। लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, सब लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, अलग अलग कस्टम ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। लोगों में कोई यूनिटी नाम का चीज़ ही नहीं है। एक होता है ना फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, वैसा कोई फीलिंग ही नहीं था लोगों के बीच में कि उनको फील हो कि हाँ भाई हम लोग सब यूनाइटेड हैं, या फिर हम लोग सब एक नेशन से बिलोंग करते हैं। भाई उस समय नेशन ही तो एग्जिस्ट नहीं करता था। सो ये चीज़ सेकंड चीज़ था। सो ये सब हम तुम लोग को फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में सब बता चुके हैं। यही चीज़ अभी हम लोग को लिखना है मिड 18th सेंचुरी कि यूरोप में ये सारा कि यूरोप का कंडीशन क्या था। पहले यूरोप का कंडीशन क्या था, कैसा कंडीशन था, क्या कंडीशन था, जो अभी हम तुम लोग को सब बताए और जो हम तुम लोग को फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में बताए हैं, वही चीज़ बताना कि यूरोप का कंडीशन क्या था। फिर ना धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ता है। फ्रांस में भी वही कंडीशन था, पर फिर फ्रांस में आता है हम लोग का एजुकेटेड मिडिल क्लास आता है, और ये एजुकेटेड मिडिल क्लास आगे लोगों को समझाता है कि भाई तुम लोग का कट रहा है, तुम लोग क्यों कटवा रहे हो। लोगों को समझाता है, लोगों को समझ में आता है, फिर लोग रेवोल्यूशंस करना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे फ्रांस में नेशनलिज्म का फीलिंग आता है लोगों के अंदर। कैसे फीलिंग आता है, वो सारा स्टेप्स जो हम लोग बात किए थे। फिर लोगों को समझ में आता है, लोग रेवोल्यूशन करते हैं फ्रांस में। फिर मोनार्की हटता है, मोनार्की हट के रिपब्लिक आ जाता है। फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज को समझ में आता है कि भाई हम ही लोगों का काम है कि पूरा यूरोप में भी हम लोग को लोगों को ये रूल से बाहर निकालना है, लोगों के अंदर नेशनलिज्म लाना है। और पूरा यूरोप में भी डिफाइन की, उसके बाद पूरा यूरोप में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड, ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो पूरा यूरोप में भी वो मिडिल क्लास इमर्ज होता है, वही मिडिल क्लास जो एजुकेटेड भी था, जिसके पास पैसा भी था। और ये एजुकेटेड मिडिल क्लास में ये भी सबको समझाना स्टार्ट करता है। फ्रांस के भी वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे वो लोग भी आते हैं यूरोप में, अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं और फिर लोगों को समझाते हैं। और फिर पूरा यूरोप में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। पूरा का पूरा यूरोप में लोग फाइट करने लगते हैं कि भाई हमको नेशन स्टेट चाहिए। वो नेशनलिज्म का फीलिंग लोगों में धीरे धीरे लाना स्टार्ट कर देते हैं। कौन लाते हैं, वही एजुकेटेड मिडिल क्लास। वो एजुकेटेड मिडिल क्लास ही धीरे धीरे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, लोगों को समझाता है। फिर लोग रेवोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, लोगों में धीरे धीरे वो नेशनलिज्म का फीलिंग आना स्टार्ट हो जाता है और फिर लोग रेवोल्यूशन करते हैं। दिस इज हाउ द स्टोरीज गोज ऑन। और फिर हम लोग बात करेंगे टाइम ऑफ एज ऑफ रेवोल्यूशन का, जो 1830 से 1848 के बीच में हुआ था, जिसमें लोग मिलके इतना सारा रेवोल्यूशंस करते हैं। भाई फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है, बेल्जियम में रेवोल्यूशन होता है, वहाँ पे हम लोग का ग्रीस में रेवोल्यूशन होता है, जर्मनी में रेवोल्यूशन होता है, पोलैंड में रेवोल्यूशन होता है। हर जगह रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे सारा जगह मोनार्की से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। फ्रांस में फिर से जो मोनार्की रीस्टैब्लिश किया गया था ट्रीटी ऑफ वियना में, उसको फिर से हटा के वहाँ पे रिपब्लिक ले आया जाता है। हम लोग का जो ये क्या बोलते हैं बेल्जियम था वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। ग्रीस में भी जो मोनार्की रूल कर रहा था उसको हटा दिया जाता है। सो हर जगह रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। सो ये सब चीज़ देखो कैसे कनेक्टेड है, हर चीज़ एक स्टोरी के वे में चलते जा रहा है। सो ये सब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? सो नाउ कमिंग बैक टू दिस पार्ट मिड 18th सेंचुरी यूरोप, कि भाई यूरोप का क्या कंडीशन था मिड 18th सेंचुरी में। नेशनलिज्म, रेवोल्यूशन, मिडिल क्लास के इमर्ज करने, ये सब होने से पहले यूरोप का क्या कंडीशन था, इस बारे में हम लोग ऑलरेडी सब चीज़ जानते हैं। हम तुम लोग को ऑलरेडी सब चीज़ बता चुके हैं, बट नाउ वी आर अगेन गोइंग टू गेट विद इट। क्लियर है? सो अब चीज़ आसान हो रहा है ना, फाइन। सो ऐसे धीरे धीरे इंटरेस्ट आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो टॉकिंग अबाउट मिड 18th सेंचुरी यूरोप। सो मिड 18th सेंचुरी यूरोप का क्या कंडीशन था भाई? सो सबसे पहला चीज क्या था कि जो यूरोप था हम लोग का, यूरोप में चल रहा था एब्सोल्यूट मोनार्की। यूरोप का बहुत सेंचुरी से यूरोप में हम लोग का क्या चल रहा था, यूरोप में चल रहा था मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, या फिर जो भी बोलना है बोलो,
बहुत सालों से यूरोप में चल रहा था मोनार्की, जहाँ एब्सोल्यूट मोनार्की, जहाँ पे किंग के पास एब्सोल्यूट पावर था कि उसको जो मन में आए वो करे। किंग और उसका मिनिस्टर सबके पास सारा पावर और प्रिविलेजेस था, और जितने भी सिटीजन थे वो लोग सबके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, वो सारे सिटीजन सफर कर रहे थे। ये पूरा यूरोप में चल रहा था, पूरा यूरोप में बहुत सालों, बहुत सेंचुरीज से मोनार्की चल रहा था। तो सबसे पहले देयर वी फाइंड कि हम लोग का जो यूरोप है, मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यस। सो हम लोग का जो यूरोप है, पूरा यूरोप में हम लोग का मोनार्की चल रहा था, एब्सोल्यूट मोनार्की चल रहा था, जहाँ पे जो किंग होता था, जो मिनिस्टर्स होता था, वो लोग के पास एब्सोल्यूट पावर होता था कि भाई जो मन में आए करे, जैसे ट्रीट करना है लोगों को करे, जितना अत्याचार करना है करे। तो किंग तो बड़ा खुश, और जितने भी सिटीजन थे उन सारे के सारे सिटीजन्स के ऊपर अत्याचार हो रहा था। सो सिटीजन्स दे वर एक्चुअली सिटीजन्स दे वर एक्चुअली सफरिंग। जितने भी सिटीजन्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था, राइट। सो ये चीज़ इतना तो क्लियर, हाँ। सो ये चीज़ पूरा यूरोप में भी फाइंड कि बहुत सालों से मोनार्की चल रहा था, जहाँ पे राजा और राजा के मंत्री और ये लोगों के पास एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट प्रिविलेज था, जो मन में आए करे, लोगों को जैसे ट्रीट करना है करे, लोगों पे जितना अत्याचार करना है करे। और ये जो सिटीजन थे ये लोग अत्याचार झेल रहे थे, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं था कि भाई इनके पास राइट्स या फ्रीडम जैसा भी कुछ होता है। एंड देयर वी फाइंड कि ये जो सिटी, देयर वी फाइंड कि हम लोग का जो पूरा देयर व्हाट वी कैन से कि यूरोप में हर जगह पे मॉडर्न स्टेट था, नेशन स्टेट जैसा कुछ भी नहीं आया था, राइट। मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट याद है ना। सो यूरोप पूरा हम लोग का मॉडर्न स्टेट था, यूरोप में हर जगह पे मॉडर्न स्टेट था, और फिर ये मॉडर्न स्टेट्स में नेशनलिज्म होगा तब वो नेशन स्टेट बनेगा। तो पूरा का पूरा यूरोप हम लोग का मॉडर्न स्टेट था। सो पूरा का पूरा यूरोप हम लोग का मॉडर्न स्टेट था। एंड देयर वी फाइंड कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा यूरोप हम लोग का मॉडर्न स्टेट था, लोगों के अंदर कोई यूनिटी नाम का कुछ था ही नहीं। सारे के सारे जितने भी सिटीजन थे वो लोग सब अपना अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, अलग अलग ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो करते थे, उनके पीछे कोई कॉमननेस, कोई यूनिटी, कोई नेशनलिज्म का फीलिंग वैसा कुछ भी नहीं था। जो जितने भी सिटीजन थे सारे के सारे सिटीजन्स वो लोग सब अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे। एंड इस वजह से इन लोगों के बीच में कोई भी यूनिटी नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, कॉमननेस नाम का कोई चीज़ था ही नहीं। सो दैट इज समथिंग व्हिच वाज देयर। आज जो हम लोग को देखने को मिलता है, आज जो हम लोग को जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये सारा जगह सब देखने को मिलता है, ये सब एक्चुअली एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ये सब बहुत छोटा प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। सो हम लोग को जो इतना सारा हम लोग को देखने को मिलता है, हम लोग का जो आज जो हम लोग जर्मनी देखते हैं, जो इटली देखते हैं, जो ब्रिटेन देखते हैं, वो सारा हम लोग का आज जो हम लोग जर्मनी देखते हैं, जो इटली देखते हैं, जो ब्रिटेन देखते हैं, ये सारा का सारा हम लोग का डिवाइडेड था, बहुत छोटा रीजन्स में डिवाइडेड था। सो बुक में एक्चुअली वर्ड यूज किया गया है, दैट इज दे वर डिवाइडेड इनटू डचीज एंड कैनन्स। सो क्या है? सो यस, सो बुक में हम लोग का ये वर्ड यूज किया गया है स्पेसिफिकली, दैट हम लोग का ये जो जगह था, दैट वाज ये सारा जितना भी जगह सब था, दे वर डिवाइडेड इनटू डचीज एंड कैनन्स। Duchies and cantons। कैनन्स है कि कैंटन्स है, एक बार कंफर्म कर लेना। डचीज और कैंटन्स कैसी?
वही सेम चीज है, अगेन एनसीईआरटी को लिटरल मचा हुआ है। सो यस, सो वही जो हम बताए थे कि जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ये सब जो आज हम लोग देखते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करता था, ये बहुत छोटा छोटा रीजन्स में डिवाइडेड था, एज अ होल नेशन एग्जिस्ट नहीं करता था, बहुत छोटा छोटा रीजन्स में डिवाइडेड था। तो वही बोला गया कि दे वर डिवाइडेड टू डचीज एंड कैंटन्स। डचीज क्या है? डचीज भी वही है, ड्यूक का भाषा में डचीज बोला जाता है, छोटा छोटा रीजन्स को ड्यूक का भाषा में डचीज बोल देते हैं। और कैंटन्स वही पूरा का पूरा जो एक कंट्री होता है उसका छोटा छोटा पार्ट्स को कैंटन्स बोला जाता है। तो मतलब दोनों का वही है कि भाई दे वर डिवाइडेड टू स्मॉल स्मॉल रीजन्स, बट रीजन्स ना बोल के इनको तो चुल मचा तो ये लोग डचीज और कैंटन्स बोलेंगे। क्लियर है? ओके, यस, सो दैट वाज देयर एंड देयर वी फाइंड कि भाई यहाँ पे तो बस दो क्लास एग्जिस्ट करता था हम लोग का, अपर क्लास और लोअर क्लास, बीच में कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। एक हम लोग का था अपर क्लास जो एरिस्टोक्रेट्स थे, मोनार्की और किंग के किंग्समैन लोग थे, और सेकंड था हम लोग का लोअर क्लास जिसमें सारे के सारे सिटीजन्स, पीजेंट्स ये लोग सब थे। सो बस यही दोनों में डिवाइडेड था, बीच में कोई मिडिल क्लास जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बस यहाँ पे इस समय हम लोग का अगर देखा जाए तो दो ही मेन कैटेगरीज ऑफ लोग थे, एक थे हम लोग के एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब हम बता चुके हैं। तो एक तो थे हम लोग के एरिस्टोक्रेसी जो एक थे एरिस्टोक्रेसी जिनके पास एब्सोल्यूट पावर था, ये तो ऑब्वियसली हम लोग का क्या था, ये हम लोग का था अपर क्लास। एरिस्टोक्रेसी किंग और किंग के मेन लोग जिनके पास पूरा पावर, प्रिविलेजेस सब था, जो था हम लोग का अपर क्लास। और सेकेंड थे हम लोग के पीजेंट्स, पीजेंट्स जो हम लोग के बेचारे आम आदमी लोग। पीजेंट्स का एक्चुअल मतलब होता है वो लोग जो जमीन में काम करते हैं। Like we know that during that time farming was the main profession. Most of the लोग फार्मिंग करता था, लोगों के एस्टेट्स में, लोगों के बड़े बड़े फार्म्स में जाके काम करता था, तो उनको पीजेंट्स बोला जाता था। सो एरिस्टोक्रेसी, हाँ, सो पूरा का पूरा जो जगह था उसमें एरिस्टोक्रेसी होता था अपर क्लास, अब पीजेंट्स लोग होते थे, ये लोग थे हम लोग का कॉमन सिटीजन्स जो था हम लोग का लोअर क्लास, जो लोग पिसा रहा था, ये लोग अत्याचार करता था, ये लोग अत्याचार झेलता था। दैट इज समथिंग व्हिच इज क्लियर है। सो आई थिंक ये चीज क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई डाउट होगा ही नहीं क्योंकि ये चीज हम तुम लोग को बहुत बार समझा चुके हैं। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ यूरोप। भाई यूरोप का ये कंडीशन था कि भाई पहले तो वहाँ पे मोनार्की चल रहा था, किंग के पास एब्सोल्यूट पावर था, उसको जो मन में आए करता था, लोगों को सहना पड़ता था। वहाँ पे मेन क्या एग्जिस्ट करता था, एक अपर क्लास और लोअर क्लास ही एग्जिस्ट करता था, बीच में कोई मिडिल क्लास जैसा भी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। किंग और किंग के मेन लोग थे एरिस्टोक्रेसी जो लोग अत्याचार करते थे, कॉमन सिटीजन से पीजेंट्स जो लोग अत्याचार झेलते थे। और ये जो सिटीजन्स थे, कॉमन सिटीजन्स, इन लोगों के बीच में भी कोई यूनिटी, कोई नेशनलिज्म जैसा कुछ फीलिंग था ही नहीं कि ये लोग सब अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग ट्रेडिशंस, कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, इनके बीच में कोई यूनिटी, कोई कल्चर वैसा कुछ नाम का कोई चीज़ था ही नहीं। आज इन्हें कोई बल्कि ऐसा मॉडर्न स्टेट एग्जिस्ट कर रहा था। आज जो हम लोग देखते हैं जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन, ये सबको, सो ये सब हम लोग का छोटा छोटा रीजन्स में डिवाइडेड था। सो दैट इज व्हाट इज देयर। सो ये है पूरा का पूरा हम लोग का यूरोप इन, हाँ, सो यूरोप का ये कंडीशन था मिड 18th सेंचुरी। क्लियर है? नाउ वी आर स्पेसिफिकली गोइंग टू टॉक अबाउट दीज पीपल, एरिस्टोक्रेसीज एंड पीजेंट्स। इनके बारे में हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे। स्टोरी अभी चल ही रहा है, सो रुकना नहीं है। यस, सो इनके बारे में हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले कि भाई एरिस्टोक्रेसी जो थे वो कैसे थे और पीजेंट्स जो थे वो कैसे थे, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को पढ़ना है। सो दोनों के बारे में हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे। इतना क्लियर है, इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि भाई देखो ये चीज क्लियर है कि भाई यूरोप में मोनार्की चल रहा था और वहां पे हम लोग का बस अपर क्लास और लोअर क्लास था। एरिस्टोक्रेसीज थे, किंग्स, मिनिस्टर्स, ये लोग जो लोग अत्याचार करते थे, और बेचारे पीजेंट्स थे, कॉमन सिटीजन जो लोग अत्याचार झेल रहे थे। राइट, सो दैट इज समथिंग व्हिच वाज देयर। अब इनके बारे में हम लोग को स्पेसिफिकली पढ़ना है। सो अगर हम लोग का टॉपिक हम लोग का मिड 18th सेंचुरी वाला ही चीज एक्चुअली हम लोग का चल रहा है अगर देखा जाए तो। सो देयर वी विल टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट एरिस्टोक्रेसीज एंड पीजेंट्स।
एरिस्टोक्रेसीज, एरिस्टोक्रेसीज का मतलब तो क्लियर है भाई तुम लोग को। एरिस्टोक्रेसी का मतलब में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वही हम लोग का मोनार्की का जो किंग्समैन मिनिस्टर्स ये लोग का, यही लोग का एरिस्टोक्रेसी बोला जाता है, राइट। सो देयर वी हैव टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट आवर एरिस्टोक्रेसीज एंड आवर पीजेंट्स, क्योंकि यही दोनों तो मिलके हम लोग का यूरोप में थे। यूरोप का हर एक मॉडर्न स्टेट में सिर्फ एक ये एरिस्टोक्रेसीज और पीजेंट्स ही तो थे, और कोई क्लास तो एग्जिस्ट करता ही था, या अत्याचार कर रहा है या अत्याचार झेल रहा है। सो एरिस्टोक्रेसीज वर देयर एंड पीजेंट्स वर देयर। सॉरी बोले ना, मैं स्पेलिंग पे कभी भी मत जाना, सही लिखे। यस, so there we are going to specifically talk about our aristocracies and peasants, and again in the form of flowchart only. As I said, flowchart को समझना is always better and easy. So talking about our aristocracies. Yes. So talking about our aristocracies and peasants. So अगर हम लोग बात करें specifically aristocracies का, इसको भूल जाओ या फिर एक काम करो, ठीक है, ओके। सो अब से फोकस करो एरिस्टोक्रेसीज पे। एरिस्टोक्रेसीज कौन थे? एरिस्टोक्रेसीज से हम लोग किंग एंड किंग और मिनिस्टर्स, ये लोग सबको हम लोग बोलते हैं एरिस्टोक्रेसीज। बेसिकली वो सारे लोग जिन लोगों के पास एब्सोल्यूट राइट था, एब्सोल्यूट प्रिविलेज था कि ये लोगों को जो मन में आए करे, ये लोगों के पास सारा प्रिविलेज था, ये लोगों को जितना मन करे वो लोग अत्याचार करते थे। सो दैट इज समथिंग वी नो। अब अगर बात करें इन एरिस्टोक्रेसीज का, सो द थिंग इज कि अगेन आई ऑलवेज प्रेफर कि फ्लो चार्ट बनाओ। कैसे पूछा अपना, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। द थिंग इज तुम लोग को धीरे धीरे रियलाइज होगा कि फ्लो चार्ट कितना सही चीज होता है, बिकॉज आई हैव फाउंड अ टीचर व्हेन आई वाज इन 9th क्लास जो मेरे को फ्लो चार्ट्स का इंपॉर्टेंस सिखाए। बेकार में इतना लंबा लंबा पैराग्राफ्स लिखने से तो बहुत अच्छा है कि भाई छोटा छोटा फ्लो चार्ट्स बनाओ, रिप्रेजेंटेटिव भी लगता है, समझ में भी आता है। ओके, यस। सो टॉकिंग अबाउट एरिस्टोक्रेसीज, सो देयर वी फाइंड कि देखो ये जो एरिस्टोक्रेसीज थे, मतलब किंग और किंग के लोग, पहले तो ये लोग बहुत कम थे नंबर में, दे वर वेरी फ्यू नंबर, बहुत कम थे नंबर में। अब ऑब्वियसली क्या था कि भाई ये लोग बहुत कम थे नंबर में, एक्चुअली अगर देखा जाए सो ये लोग बहुत ज़्यादा कम थे नंबर में, बट और ये जो पीजेंट्स थे, जो सिटीजन्स थे, ये लोग बहुत सारे थे नंबर में। बट फिर भी क्या होता था कि आज भी अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल आज भी अगर हम लोग देखें तो हम लोग का जो अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास एग्जिस्ट करता है, अपर क्लास में कितना कम लोग हैं। अपर क्लास में देखा जाए तो कुछ चुनिंदा लोग ही हम लोग का अपर क्लास में लाइक कर रहे हैं, पर उनके पास ही सारा मनी, सारा पावर है। जबकि अगर हम लोग मिडिल क्लास और लोअर क्लास का बात करें, बाकी पूरा का पूरा इंडिया मिडिल क्लास और लोअर क्लास में आता है, पर ना ही उनके पास पावर है, ना ही उनके पास उतना पैसा है। सो ये चीज़ होता है ना। सो एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो ये जो किंग, ये जो राजा का चमचा लोग, ये लोग थे बहुत कम नंबर में। एक पूरा एम्पायर में एक ही राजा होगा ना, और उसका 10-15 मिनिस्टर्स होगा, राइट। सो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये लोग बहुत कम नंबर में थे, बट दो ये लोग इतने कम नंबर में थे फिर भी ये लोग डोमिनेंट थे, दे वर द डोमिनेंट क्लास। ऑब्वियसली क्योंकि उस समय मोनार्की चल रहा था, डेमोक्रेसी तो था नहीं कि मेजॉरिटी रूल हो, जो मेजॉरिटी बोले या जहाँ पे मेजॉरिटी हो वो लोग रूल करें। वहाँ पे डेमोक्रेसी तो था नहीं, वहाँ पे चल रहा था मोनार्की। सो ऑब्वियसली दो ये लोग बहुत कम थे नंबर में, बट फिर भी ये लोग डोमिनेंट क्लास थे। ये लोग के पास सारा पावर, सारा प्रिविलेज था कि ये लोग को जो मन करे ये वो लोग कर सकते थे, जितना अत्याचार चाहे ये लोग कर सकते थे। एंड अगर बात करें हम लोग इनका, तो ये लोग बहुत पैसा वाला था। भाई एक चीज हमेशा जान लो, दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जहाँ पे पावर होगा वहाँ पे मनी अपने आप आ जाएगा, और जहाँ पे मनी होगा वहाँ पे पावर अपने आप आ जाएगा। ये मनी और पावर ना, दे गो हैंड इन हैंड। कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके पास सिर्फ पैसा और पावर नहीं,
पावर और पैसा हमेशा साथ में आता है। अब क्योंकि इन लोगों के पास था अथाह पावर, तो इनके पास अथाह पैसा भी था। इनके पास अगर हम लोग बात करें तो जो राजा और राजा के चांचल होंगे, ये उनके पास देवर हैविंग लार्ज एस्टेट्स। एस्टेट्स मतलब होता है लैंड, इतना बड़ा बड़ा इतना इतना बड़ा बड़ा हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ये लोगों के पास होता था, जिसमें ये लोग ये पीजेंट्स से या फिर वो सर्व्स से फ्री में काम करवाते थे और अपना खेत जुतवाते थे। इतना बड़ा बड़ा हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ये लोगों के पास होता था, बहुत बड़ा बड़ा लैंड होता था। और इतना बड़ा बड़ा पैलेसेस के इनके पास, तो एक पैलेस ही नहीं, बहुत सारा पैलेस होता था। इतना सारा टाउन्स, ये क्या बोलते हैं, मतलब नहीं होता, इतना सारा पैलेसेस होता था ये लोगों के पास। तो अच्छा पैसा वाला लोग था। तो भले बहुत कम थे नंबर में, पर पावर पूरा था, डोमिनेंट क्लास था, पैसा भी पूरा था, पूरा का पूरा ये क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा टाउनशिप्स था, बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स था ये लोगों के पास, बड़ा बड़ा ये क्या बोलते हैं एस्टेट्स था, लैंड्स था। सो दैट वाज देयर। एंड अगर हम लोग बात करें ना, सी एक चीज तुम लोग को देखने को मिले, ये लोगों के बीच में यूनिटी था। एक मुहावरा सुने हो ना, चोर चोर मुसेरे भाई, वही थे भाई। हम अत्याचार कर रहे हैं लोगों पे, हम अत्याचार कर रहे हैं लोगों पे, तुम अत्याचार कर रहे लोगों में, हाथ मिलाओ। चोर चोर मुसेरे भाई हर समय होता है। सो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें, सी जो ये पीजेंट्स थे, इन लोगों के बीच में कोई यूनिटी नहीं था, ये हम लोग देखे। सब लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। कोई भी कम्युनिटी, कोई भी यूनिटी, कोई कॉमननेस नाम का चीज नहीं था इन लोगों में। बट ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे ना, ये लोग क्योंकि इतने कम थे नंबर में, ये लोग सबके बीच में बॉन्ड बना हुआ था, ये लोग सबके बीच में यूनिटी था, सब साथ में रहते थे, सब लोग साथ में टैक्टिक्स बनाते थे कि हाँ भाई कैसे ये लोग पे रूल करना है, कैसे ये लोग पे अत्याचार करना है, कैसे और पैसा हड़पना है। सो ये लोग सबके बीच में बहुत अच्छा यूनिटी था। एंड देयर वी फाइंड कि ना ये लोग ना, जब भी ये लोग डिप्लोमेसी का पर्पस से मिलते थे, ये लोग बोलते थे फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज वाज ऑलवेज स्पोकन बाय देम। मतलब कि जब भी एक दूसरे से मिलते थे, डिप्लोमेसी हम लोग को पता है ना क्या होता है। डिप्लोमेसी मतलब कि कोई यू कैन से लाइक आज का ज़माना में इट्स लाइक अ डिफरेंट वर्ड, बट डिप्लोमेसी मतलब कि कोई पर्टिकुलर इशू चल रहा है तो वो इशू पे एक कॉमन सोल्यूशन पे आने के लिए, या बेसिकली समझ लो डिस्कशंस करने के लिए। तो जब भी एक जगह का राजा और दूसरा जगह का राजा मिलता था, तो ये लोग के बीच में ये लोग एक दूसरे से फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते थे। दैट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें ये लोग सब एक दूसरे से बात करते थे। ये जो लैंग्वेज बैरियर है, ये लोग के बीच में नहीं था, पीजेंट्स के बीच में था। वो लोग सब अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, इसलिए एक दूसरे का इमोशंस हम सब नहीं समझ पा रहे थे। ये लोग भी अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, पर जब भी एक दूसरे से मिलते थे सिर्फ फ्रेंच बोलेंगे। दैट वाज देयर, दिमाग तो था। ओके यस, सो दैट वाज देयर। एंड अगर हम लोग बात करें ना, तो एक चीज देखो, बहुत बार मूवीज में देखे होंगे या सुने भी होंगे कि भाई दो देश जो होता है, दो अलग अलग जगह, सब एक जगह पे एक राजा है, दूसरी जगह पे दूसरा राजा है, और दोनों संबंधी बन जाते हैं। मतलब कि एक जगह का जो मेन प्रिंस होता है उसका शादी करा दिया जाता है दूसरा जो किंगडम होता है उसकी प्रिंसेस के साथ। सो इस तरह से फिर दोनों का दोनों मैरिज बॉन्ड के अंदर आ जाता है। और ऐसा एक्चुअली ना बहुत होता था। लाइक अगर तुम लोग इंडियन हिस्ट्री को पढ़ोगे, दैट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट। तो इंडियन हिस्ट्री को अगर पढ़ोगे ना, तो देखने को मिलेगा कि ऑब्वियसली उस समय लड़ाई बहुत होता था कि भाई सारा का सारा राजा लोग चाहता था कि हम अपना जो सम्राट है, हम अपना जो शासन है उसको और बढ़ाए, हम अपना एम्पायर को और बढ़ाए और जगह को कैप्चर करें। वो लोग वॉर में, बहुत वॉर में जाते थे, एक दूसरे का जगह सबको कैप्चर करते थे। ये जगह कैप्चर कर लिए, वो जगह कैप्चर कर लिए, ये दूसरा का राज्य कैप्चर कर लिए, अपना राज्य को बस बढ़ाने से मतलब होता था। एंड जब ऐसा होता था कि भाई अगर कोई और राज्य है जिसको वो लोग कैप्चर करना चाहते हैं, बट लेट्स सपोज हम हैं और हम कोई और का राज्य है जिसको हम कैप्चर करना चाहते हैं, बट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम वहाँ पे कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। हम वॉर किए पर हम कैप्चर नहीं कर पाए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब क्या किया जाता था, तब कर लिया जाता था शादी, कि भाई हम अपना बेटा का शादी उस राज्य की महारानी या उस राज्य की जो प्रिंसेस है, उसके राजकुमारी है, उसके साथ करा देंगे।
अब जब ऐसा हो जाएगा तो दोनों राज्य सब तो क्या होगा, संबंधी बन जाएगा ना, ये उसके ऊपर लड़ाई छेद कर सकता है ना वो दूसरा वाला इससे लड़ाई कर सकता है। तो इस तरह से बिना लड़ाई किए ही दोनों एम्पायर मिल जाता था। सो ये चीज़ ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा किया जाता था, इसको बोलते हैं मैरिज टाइज, कि भाई शादी के थ्रू टाई कर लिया जाता था अलग अलग एम्पायर्स। इस तरह इंडिया में, इंडियन हिस्ट्री में बहुत हुआ है, बहुत बार क्या होता, बहुत बार ऐसा होता था कि भाई मैरिजेस के थ्रू अपना एम्पायर बड़ा किया जाता था। सो दैट इज समथिंग जो यहाँ पे भी हो रहा था। यहाँ पे भी वी फाइंड कि ये जो एरिस्टोक्रेसी से अलग अलग जगह सबके जो किंग में और किंग लोग थे, ये लोग सब एक दूसरे से रिलेशन में थे थ्रू मैरिजेस। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर अबाउट एरिस्टोक्रेसी। क्लियर है? ओके। सो क्या क्या चीज हम बताएं कि पहले तो ये जो एरिस्टोक्रेसी से ये लोग बहुत कम थे नंबर में, they were very few in number। yes, so पहला चीज कि ये लोग बहुत, दिख रहा है ना, yes, so पहला चीज कि ये लोग बहुत कम थे नंबर में, they were very few number। पर भले इतना ज्यादा कम थे नंबर में फिर भी ये लोगों के पास अथाह पावर था, they were the dominant class। अथाह पावर था कि भाई जो मन में कर आए वो कर सकते थे, बहुत पावर था। और सिर्फ पावर के साथ क्या आता है, पैसा। तो डोमिनेंट क्लास तो है ही, पावर तो था ही, साथ में बहुत पैसा भी था। ये लोगों के पास बड़ा बड़ा एस्टेट्स, बड़ा बड़ा लैंड सब था, लार्ज लार्ज लैंड, बहुत बड़ा बड़ा लैंड सब था ये लोगों के पास, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स और पैलेसेस ये लोगों के पास था। सो पावर भी था, पैसा भी था। उसके बाद फिर वी फाइंड कि क्या होता था कि ये लोग जब भी एक दूसरे से मिलते थे किस लैंग्वेज में बात करते थे, यस दैट वाज, ये लोग सब फ्रेंच लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते थे आपस में एक दूसरे से। देन वी फाइंड कि ये जो एरिस्टोक्रेसी थे ये लोग सब यूनाइटेड थे, इन रियलिटी ये लोग सब यूनाइटेड थे, चोर चोर मुसेरा भाई। सो ये लोग सब यूनाइटेड थे, इन लोगों के बीच में यूनिटी था। एंड देयर वी फाइंड कि बहुत सारे किंग्स और मिनिस्टर्स ये लोग सब एक्चुअली मैरिज टाइज में थे, मैरिज बॉन्ड था ये लोग के बीच में कि भाई शादी के थ्रू बॉन्ड बना लिया गया है, बॉन्ड बोल लो या फिर टाइज बोल लो। सो दैट वाज इट। क्लियर है? सो इतना चीज क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज बेसिकली अबाउट आवर एरिस्टोक्रेसी कि भाई यूरोप में जब उस समय हम लोग जब इतना सालों से मोनार्की चल रहा था तो वो मोनार्की में क्या होता था कि भाई राजा होता था, राजा का मंत्री लोग होता था एरिस्टोक्रेसीज, वो लोग के पास एब्सोल्यूट पावर होता था कुछ भी करने का। सो वो लोग कैसा था, वो लोग पहले तो बहुत कम था नंबर में पर फिर भी वो लोग डोमिनेंट क्लास था, जो मन में आए वो कर सकता था, पैसा भी बहुत था, बड़ा बड़ा लैंड बिल्डिंग सब चीज था ये लोगों के पास। उसके बाद फिर एक दूसरे से कैसे बातचीत करता था, फ्रेंच लैंग्वेज में। एंड देयर वी फाइंड कि एक दूसरे के बीच में यूनिटी भी था एंड एक दूसरे से लोग मैरिज बॉन्ड के थ्रू टाइप था। क्लियर है? ओके। सो ये तो हो गया हम लोग का एरिस्टोक्रेसीज का बात। अब ये लोग में है भाई अत्याचारी, ये लोग करते थे अत्याचार, घोर अत्याचार। और किस पे घोर अत्याचार किया जाता था? यस, वो किया जाता था हम लोग के पीजेंट्स के ऊपर, हमारे बेचारे मासूम से लोग, जैसे मैं मासूम सी जिसके ऊपर आप लोग सब अत्याचार कर रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग मेरे पे कोई अत्याचार नहीं करा। अगर तुम लोग लाइक का बटन, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम लोग मेरे पर अत्याचार करो, वरना यू आर माई बेस्ट। Okay, so coming back to the topic, so talking about peasants, yes, so ये थे अत्याचारी लोग, जो लोग करते थे पूरा अत्याचार। किस पे अत्याचार करते थे? peasants के ऊपर, हमारे कॉमन सिटीजन्स के ऊपर। so basically अगर हम लोग देखें तो हम लोग का जो सोसाइटी था जहाँ पे मोनार्की चल रहा था बस दो में डिवाइडेड था, अपर क्लास एरिस्टोक्रेसी और लोअर क्लास सिटीजन्स, दोज वर peasants। ये लोग अत्याचार करते थे, ये लोग अत्याचार झेलते थे। So these were our peasants। अब अगर इन peasants के बारे में बात करें तो इनके पास होता था बड़ा बड़ा लैंड सब, और इन लैंड्स के ऊपर ये बेचारे लोग काम करते थे। बहुत बार इन्हें पैसा दे भी दिया जाता था और बहुत बार फ्री में काम कराया जाता था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या क्या क्या, कमेंट करके बताओ कि इसको क्या बोला जाता है। बताओ मेरे को कि ऐसा वो कौन सा सिस्टम था जहाँ पे
फ्री में जो लोगों से काम कराया जाता था, जबरदस्ती लोगों से अपना लैंड में फ्री में काम कराया जाता था, वो कौन सा सिस्टम था और वो सिस्टम को जो लोग करते थे उनको क्या बोला जाता था और जो लोग से करवाया जाता था उनको क्या बोला जाता था। इससे पहले लेक्चर में बताया, नहीं देखो तो देख के आओ और मेरे को नीचे बताओ। अभी कमिंग बैक टू दिस, सो टॉकिंग अबाउट आवर पीजेंट्स, सो यस, सो ये पीजेंट्स से इन लैंड्स के ऊपर, इनके पास होता था बड़ा बड़ा लैंड सब जिसके ऊपर ये बेचारे मासूम से लोग काम करते थे, इनके ऊपर ये लोग घोर अत्याचार कर ही रहे थे। अब अगर पीजेंट्स के बारे में बात करें कि ये पीजेंट्स का क्या हाल चाल था, सो देखो इनके बारे में हम लोग एक्चुअली बात करते हैं दो फ्रंट्स के ऊपर कि भाई हम लोग का जो यूरोप है, यूरोप में जो हम लोग का वेस्ट यूरोप था, वेस्ट यूरोप के पीजेंट्स का हाल कुछ अलग था और सेंट्रल और ईस्ट यूरोप के पीजेंट्स का हाल कुछ अलग था। सो देयर वी टॉक अबाउट कि भाई वेस्ट यूरोप में इन पीजेंट्स का क्या हाल चाल था और ईस्ट यूरोप में इन पीजेंट्स का क्या हाल चाल था, ईस्ट और सेंट्रल। अगर हम लोग बात करते हैं वेस्ट यूरोप का, सो हम लोग का जो यूरोप था उसका जो वेस्ट पार्ट था वहाँ पे जो पीजेंट्स थे उनका हाल थोड़ा बेटर था, मतलब वहाँ पे वो लोग एज टेनेंट्स काम कर रहे थे या फिर स्मॉल स्मॉल लैंड ओनर्स के जैसे काम कर रहे थे। ये जो वहाँ पे जो पीजेंट्स काम करते थे, हम लोग का जो यूरोप है, यूरोप का जो वेस्टर्न साइड था, जो वेस्ट यूरोप था, वहाँ पे पीजेंट्स का हाल थोड़ा बेटर था। वहाँ पे वो लोग एज चाहे तो एज टेनेंट्स काम कर रहे थे या फिर उनके पास छोटा छोटा लैंड होल्डिंग्स होता था, वो लोग उसके ऊपर काम करते थे, फार्मर्स के जैसे काम करते थे। तो वहाँ पे कंडीशन थोड़ा बेटर था। बट वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं हम लोग का सेंट्रल और ईस्ट यूरोप के बारे में, तो वहाँ पे पीजेंट्स का कंडीशन बहुत खराब था, वहाँ पे उन लोग से कराया जाता था। मेरा टॉपिक ही आ गया, अब तुम लोग क्या ही करेगा, अगर तुम लोग कमेंट कर दिया होगा तो जस्ट बी ऑनेस्ट। सो यस, सो यहाँ पे जो सेंट्रल और ईस्ट यूरोप में कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब था। यहाँ पे लोगों से, यहाँ पे ये पीजेंट से सर्वडम कराया जाता था, इन पीजेंट से जबरदस्ती, मतलब यहाँ पे कंडीशन बहुत खराब था, यहाँ पे ये पीजेंट्स एज सर्व काम करते थे। सो दैट इज व्हाट इज देयर, क्लियर है। सो अगर हम लोग वेस्ट का बात करें, सो वेस्ट में पीजेंट्स का कंडीशन थोड़ा बेटर था। वेस्ट में अगर हम लोग देखें तो ये जो पीजेंट्स थे इनका कंडीशन थोड़ा बेटर था, ये लोग चाहे तो यहाँ पे एज टेनेंट्स काम कर रहे थे या फिर फार्मर्स के जैसे काम कर रहे थे, मतलब छोटा छोटा लैंड होल्डिंग्स एटलीस्ट ये लोगों के पास होता था जिसमें ये लोग काम कर सकते थे। जबकि अगर और ये लोग को काम करने का पैसा भी दिया जाता था। जबकि अगर सेंट्रल या ईस्ट यूरोप का बात करें तो यहाँ पे ये जो पीजेंट्स थे ये लोग एज सर्व्स काम कर रहे थे, मतलब कि ये लोग को से सर्वडम कराया जाता था, ये लोगों को काम करने का भी कोई पैसा नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। टेनेंट्स का क्या मतलब है, टेनेंट्स का समझ लो वो फार्मर्स, मतलब कि समझ लो फार्मर्स जिनको काम करने के लिए पैसा दिया जा रहा है, ऐसे मतलब दूसरा जस्ट फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग समझ लो, फार्मर ही समझ लो जिनको काम करने के लिए पैसा दिया जा रहा है, जिनके पास छोटा छोटा लैंड होल्डिंग्स है। क्लियर? सो दिस वाज देयर। सो आई थिंक इतना क्लियर है, इतना चीज क्रिस्टल क्लियर है कि भाई एरिस्टोक्रेट्स का क्या हाल था और पीजेंट्स का क्या हाल था, इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। सो इतना में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब देखो द थिंग इज कि अब अगर हम लोग बात करें मेन क्रिस्ट का, सो इतना क्लियर है कि भाई एरिस्टोक्रेसीज का क्या हाल था और पीजेंट्स का क्या हाल था मिड 18th सेंचुरी यूरोप के अंदर। सो द थिंग इज कि हम लोग का जो यूरोप था उसमें मिड 18th सेंचुरी में, एंड एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे सेंचुरी से मोनार्की चल रहा था, एरिस्टोक्रेसी चल रहा था, और जहाँ पे हम लोग का एरिस्टोक्रेट्स होते थे, जो लोग किंग्स और मिनिस्टर्स जो लोग अत्याचार करते थे, जिनके पास एब्सोल्यूट पावर होता था, जिसमें वो लोग के पास पूरा पावर होता था, जितना अत्याचार करना चाहे करते थे, और होते थे हमारे बेचारे कॉमन सिटीजन्स, हमारे पीजेंट्स जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। ये लोग अत्याचार करते थे, ये लोग अत्याचार झेलते थे, ये था हम लोग का अपर क्लास, ये था हम लोग का लोअर क्लास।
ऐसे हम लोग का सोसाइटी चल रहा था कि भाई ये लोग अत्याचार कर रहे थे, ये लोग अत्याचार झेल रहे थे, ये लोगों को पता भी नहीं था कि भाई इनके पास इक्वालिटी एंड राइट जैसा भी कुछ होता है, तो ये लोग अत्याचार कर रहे हैं और ये लोग झेल रहे हैं, ऐसा काम चल रहा था। बट इसके बाद इसके बीच में जब ये सब चल रहा था तभी हम लोग का मिड 18th सेंचुरी का टाइम में हम लोग का ये अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में एक और क्लास इमर्ज होता है जो कि है हम लोग का मिडिल क्लास। ये अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में एक और क्लास इमर्ज होता है जो कि है हम लोग का मिडिल क्लास। और ये जो हम लोग का मिडिल क्लास है ये लोग था एजुकेटेड, इनके पास था पैसा, ये लोग जानते थे कि भाई ये पूरा सिस्टम में लोचा चल रहा है, ये लोग काट रहा है, ये लोग कटवा रहा है, तो ये मिडिल क्लास अब आपके सामने आता है और नेशनलिज्म रेवोल्यूशन स्टार्ट करता है यूरोप में। सो टॉकिंग अबाउट कि भाई ये मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुआ, ये चीज तो हम लोग का चल रहा था कि भाई हम लोग का यूरोप है, ये चीज हम लोग का पूरा चल रहा था कि भाई हम लोग का यूरोप में मोनार्की चल रहा है, अत्याचार कर रहा है, अत्याचार को झेल रहा है, ये चीज हम लोग का पूरा चल रहा था। बट इसके बीच में इमर्ज होता है हम लोग का मिडिल क्लास, ये अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में इमर्ज होता है मिडिल क्लास। सो एक्चुअली वी फाइंड कि जब ये सारा सीन चल रहा था, जब इतने सालों से, इतने सेंचुरीज से ये सिस्टम चल रहा था, ये पूरा सिस्टम चल रहा था मोनार्की का, एरिस्टोक्रेसी का, ये पूरा क्रूअल सिस्टम चल रहा था जहाँ पे इन बेचारों पे इतना अत्याचार किया जा रहा था, ये सब जब हो रहा था तब एक्चुअली मिड 18th सेंचुरी मतलब कि 1750s के टाइम पे होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, तब होता है हम लोग का इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या कि तब हम लोग का इंडस्ट्री स्टार्ट होता है सेटअप होना। इंडस्ट्रीज हमेशा से तो एग्जिस्ट नहीं किया है ना, एक पर्टिकुलर टाइम आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जब बहुत सारा इंडस्ट्रीज हम लोग का धीरे धीरे सेटअप हुआ। सी वो सारा जो हम कहानी बताए थे तुम लोगों को, वो फ्रांस का था कि फ्रांस में मिडिल क्लास फिर कैसे इमर्ज हुआ और वो सारा नौटंकी किया और उसके बाद फिर वो लोग यूरोप में भी जाके लोगों को समझाया। बट यूरोप में भी तो मिडिल क्लास आया ना, सो उसके बारे में अब बात करें। सो स्टोरी सुनो, शांति से बैठ के स्टोरी को सुनो और समझो। सो बेसिकली क्या था, यूरोप में इतना सालों से हम लोग का मोनार्की चल रहा था, एरिस्टोक्रेसी चल रहा था, जहाँ पे हम लोग का एरिस्टोक्रेसी अत्याचार करता था और बेचारा पीजेंट्स लोग अत्याचार झेलता था। अब ये सब जब हो रहा था तब ही यूरोप में मिड 18th सेंचुरी के टाइम पे स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ सेटअप होना, अलग अलग जगह पे अलग अलग इंडस्ट्री, जैसे कॉटन इंडस्ट्री या फिर जूट इंडस्ट्री, इंडिगो इंडस्ट्री, वैसे अलग अलग इंडस्ट्री सेटअप होना स्टार्ट हो गया। एंड सबसे पहले हम लोग को पता है कि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ हम लोग का ब्रिटेन से। ब्रिटेन कहाँ पे, ब्रिटेन एक्चुअली हम लोग का यूरोप का वेस्ट साइड में। सो हम लोग का इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टर्न यूरोप, वेस्ट साइड का यूरोप से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे वेस्ट साइड का यूरोप से ये सेंटर में पहुंचा, सेंटर से ईस्ट में पहुंचा। सो सेंटर और ईस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहुंचने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, सबसे पहले तो वेस्ट में पहुंच चुका था। वेल कमिंग बैक, सो अगर हम लोग बात करें तो हम लोग का इंडस्ट्री स्टार्ट हो गया सेटअप होना, इंडस्ट्री सेटअप होना स्टार्ट हो गया। और जब हम लोग का इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ सेटअप होना तो हम लोग का ट्रेड भी बढ़ गया, ट्रेड ज़्यादा होने लगा, अलग अलग इंडस्ट्री सेटअप हुआ। तो इंडस्ट्रीज के सेटअप होने के साथ साथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ अर्बनाइजेशन हुआ, हम लोग का टाउन्स और सिटीज बनने लगा, क्योंकि भाई इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में वर्कर्स काम करेंगे, जब ये वर्कर्स आएंगे, वर्कर्स इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, तो इंडस्ट्रीज क्या होता था, इंडस्ट्रीज गांव साइड में तो सेटअप होगा नहीं ना, इंडस्ट्रीज तो अच्छा जगह पे सेटअप होता था, अच्छा जगह पे इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है, वर्कर्स लोग आ रहे हैं इंडस्ट्रीज में वर्क करने के लिए, तो वो लोग सब तो ऐसा तो नहीं है कि भाई वो लोग गाँव से शहर में आएंगे या गाँव से एक प्रॉपर जगह पे आएंगे, इंडस्ट्री में आएंगे, काम करेंगे और फिर वापस गाँव जाएंगे, फिर दूसरा दिन गाँव से इंडस्ट्री में आएंगे, काम करेंगे, फिर
फिर वापस गांव जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता था। सो ऑब्वियसली फिर धीरे धीरे सिटीज स्टार्ट हुआ, सेटअप हो रहा, सिटीज और टाउन्स बनना स्टार्ट हुआ जहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप किया गया था ताकि ये वर्कर्स यहीं पे रह जाए और काम करें। और इसी के साथ इमर्ज हुआ हम लोग का मिडिल क्लास। अब मे बी तुम लोग सोच रहा होगा कि इंडस्ट्रीज सेटअप हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुआ? सी लॉजिक समझो, पहले क्या होता था, पहले हम लोग का एग्रीकल्चर फार्मिंग ही एक मेन सेक्टर था जहाँ पे सारे लोग काम कर रहे थे, पैसा लेके या बिना पैसा लिए। मोनार्की होता था जिसके पास एब्सोल्यूट पावर था, उसको जैसे मन लोगों पे अत्याचार कर रहा है वो उसके पास होता था बड़ा बड़ा लैंड सब, और ये बड़ा बड़ा लैंड सब में हम लोग का जो वर्कर्स है, जो पीजेंट्स है, ये लोग काम करता था, तो ये लोग को बहुत कम वेजेस दिया जा रहा था और ये लोग हमेशा से लोअर क्लास ही बना हुआ था। बट उसके बाद जब इंडस्ट्रीज सेटअप हुआ तो ये इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए चाहिए था वर्कर्स। अब यहाँ से ये जो पीजेंट्स थे या फिर और भी जो लोग थे वो लोग सब स्टार्ट कर दिए एज वर्कर्स उन इंडस्ट्रीज में काम करना, और वहाँ पे पैसा थोड़ा ज़्यादा दिया जाता था। तो इस वजह से इमर्ज हुआ हम लोग का बीच का एक क्लास, दैट इज मिडिल क्लास। और फिर जब इंडस्ट्री सेटअप हुआ तो हम लोग का ट्रेड बिजनेस ये सब भी बहुत ज़्यादा होने लगा और हम लोग का एक नया क्लास आया, दैट इज मिडिल क्लास। पहले सिर्फ हम लोग का अपर क्लास और लोअर क्लास हो रहा था, अपर क्लास अत्याचार कर रहा है, लोअर क्लास अत्याचार झेल रहा है। बट जब हम लोग का ये सब के बीच में मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ट्रेड स्टार्ट हुआ, बिजनेस होने लगा, इंडस्ट्री सेटअप हुआ, सिटीज और टाउन सेटअप हुआ, तब हम लोग का एक नया क्लास इमर्ज हुआ और ये नया क्लास था हम लोग का मिडिल क्लास। अब अगर हम लोग बात करते हैं मिडिल क्लास का, तो हम जो पहले ही बता चुके हैं कि ये मिडिल क्लास के पास पैसा भी था, और पैसा था तो ये लोग एजुकेशन ले भी सकते थे, तो ये लोग के पास एजुकेशन भी था, तो ये लोग थे एजुकेटेड मिडिल क्लास। ये लोग था एजुकेटेड, ये लोग के पास एजुकेशन भी था, ये लोग के पास पैसा भी था। अब क्योंकि ये लोग एजुकेटेड थे तो इसलिए ये लोग को पता था कि भाई ये सारा जो प्रथा चल रहा है इसमें बहुत लोचा है, इसमें बहुत गड़बड़ी है, जो ये लोग जानते थे कि जिसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये पूरा प्रथा को ख़त्म करने का, मोनार्की को ख़त्म करने का यूरोप से, एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म करने का यूरोप से। ये लोग को समझ में आ गया कि लोगों का अच्छा वाला कैश बनाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा वाला बनाया जा रहा है। ये बात इन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था क्योंकि ये लोग थे भाई एजुकेटेड और ये लोगों के पास एजुकेशन था। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग का क्या था, जो हम लोग का लोअर क्लास था वो लोगों के पास एजुकेशन जैसा कुछ था नहीं, वो लोग को राइट्स इक्वालिटी ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। तो वो लोग को तो यही पता था कि भाई वो लोग का तो काम ही है कि वो लोग के ऊपर अत्याचार किया जाए, यही होता आ रहा है, यही होता रहेगा। राइट्स और इक्वालिटी ये सब जैसा कुछ होता भी है, ये सब वो लोगों को नहीं पता था। बट जो ये मिडिल क्लास आया था ये तो एजुकेटेड था, ये लोगों को पता था कि भाई ये लोग का अच्छा वाला डैश बनाया जा रहा है, तो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास ही अब आगे आया और यही लोग फिर जाके धीरे धीरे लोगों को समझाना स्टार्ट किया कि भाई बंद करो, इक्वालिटी राइट्स नाम का भी कुछ होता है, तुम लोग को ये अत्याचार झेलने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग लड़ो, तुम लोग रेवोल्यूशन करो, तुम लोग यही एक एजुकेटेड मिडिल क्लास आया जो लोग लिबरलिज्म के लिए फाइट करना स्टार्ट किया। एक्चुअली अगर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में देखोगे, फ्रांस में भी क्या हुआ था, फ्रांस में भी यही एजुकेटेड मिडिल क्लास आके लोगों को समझाया था और लोगों के साथ उनको अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग लाया था, लोगों के साथ मिलकर रेवोल्यूशन करवाया था। यहाँ पे भी यही एजुकेटेड मिडिल क्लास आया है, यही लोग मिलके लोगों को समझाया, ये अब धीरे धीरे लोगों को समझाना स्टार्ट किया कि भाई तुम लोग बंद करो, तुम लोग को कोई जरूरत नहीं है अत्याचार झेलने का, तुम लोग रिवोल्ट कर सकते हो। जैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ क्योंकि ये लोग एजुकेटेड था, ये लोग को पता था कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ये लोग को पता चला कि भाई फ्रांस में क्या हुआ, जब फ्रांस में हो सकता है तो मेरा देश में क्यों नहीं हो सकता। अगर वी नो कि फ्रांस के भी इतने सारे लोग अलग अलग यूरोप का देश में आना स्टार्ट किया और यूरोप में लोगों को समझाना स्टार्ट किए, तो इन लोगों को सब पता था, तो ये लोग समझाना स्टार्ट किए लोगों को कि तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं है अत्याचार झेलने का, लड़ो, रेवोल्यूशन करो, और क्यों अलग अलग हो,
यूनाइटेड वे में रहो, यही लोग था जो नेशनलिज्म का फीलिंग भी लोगों में लाने का ट्राई करना स्टार्ट किया। तो ये ही एजुकेटेड मिडिल क्लास हम लोग का सामने आया, और ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लिबरल नेशनलिस्ट। लिबरल नेशनलिस्ट क्यों बोलते हैं? पहले तो नेशनलिस्ट, क्योंकि ये लोग नेशनलिज्म के लिए रहते थे। दूसरा लिबरल नेशनलिस्ट, लिबरल मतलब कि लिबरल मतलब क्या होता है? फ्रीडम। तो यही क्योंकि वो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, जो लोग लोगों को समझाना स्टार्ट किया कि तुम लोग अपना फ्रीडम के लिए लड़ो, यही एजुकेटेड मिडिल क्लास फ्रीडम के लिए लड़ना स्टार्ट किया, नेशनलिज्म का फीलिंग लोगों में जनरेट करना स्टार्ट किया, इसलिए इन्हीं को बोला जाता है लिबरल नेशनलिस्ट। एंड अगर हम लोग बात करें तो यही लोग आया, इमर्ज हुआ, आया, और ये लोगों को समझ में आया कि ये पूरा का पूरा लोचा हो रहा है, और ये लोगों को समझ में आ गया कि भाई, फिर धीरे धीरे ये लोग लोगों को समझाना स्टार्ट किया, और ये लोग लिबरलिज्म का डिमांड स्टार्ट किया। सबसे पहले ये लोग लिबरलिज्म का डिमांड किया। हम पहले ही बता चुके, लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम। ये लोग फ्रीडम डिमांड करने लगा कि भाई हम लोग को आज़ादी चाहिए, आज़ादी नहीं भाई, हम लोग को फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम मतलब फ्रीडम, हम लोग को फ्रीडम दो, हम लोग को लिबरलिज्म दो। पहला ही चीज़ ये लोग मांगना स्टार्ट किया कि हम लोग को लिबरलिज्म चाहिए, अब हम लोग तुम लोग का और अत्याचार नहीं झेलेंगे, ना किसी को झेलने देंगे। बहुत सालों तक तुम लोग अत्याचार कर लिया, अब बस खत्म, अब हम लोग को लिबरलिज्म चाहिए। और ऐसा ही नहीं कि भाई बस एक जगह पे लिबरलिज्म चाहिए, सिर्फ एक जगह पे फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच या ऐसे फ्रीडम टू वॉक फ्रीली, सिर्फ एक जगह पे फ्रीडम है, एक जगह पे लिबरलिज्म नहीं चाहिए। हम लोग को पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल लिबरलिज्म चाहिए। हम लोग को अपना सोशल लाइफ में, अपना सामाजिक लाइफ में, अपना सोशल लाइफ में लिबरलिज्म चाहिए। हम लोग को अपना पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक लाइफ में लिबरलिज्म चाहिए। हम लोग को अपना इकोनॉमिक लाइफ, अर्थव्यवस्था वाला इकोनॉमिक लाइफ में लिबरलिज्म चाहिए। हम लोग को अपना तीनों सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लिबरलिज्म चाहिए, फ्रीडम चाहिए, जो तुम लोग को देना पड़ेगा। तो ये लोग स्टार्ट किया लिबरलिज्म डिमांड करना, और लोगों को समझाया गया, लोगों के साथ मिलके यही लोग लिबरलिज्म का मोशन स्टार्ट किया, यही लोग स्टार्ट किया लिबरलिज्म मांगना, यही लोग स्टार्ट किया लिबरलिज्म मांगना। अब लिबरलिज्म क्या होता है ये हम तुम लोग को पहले ही समझा चुके हैं। लिबरलिज्म इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लिबर। इसको डिराइव किया गया है लिबर वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू बी फ्री। इसका मतलब होता है फ्री होना। सो लिबरलिज्म का मतलब हम तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? लिबरलिज्म का मतलब होता है आज़ादी। लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम। ये होता है लिबरलिज्म का मतलब। आज़ादी का स्पेलिंग आई डोंट नो सही है कि गलत, तुम लोग देख लो। हिंदी का स्पेलिंग मेरा बहुत खराब है, भले इंग्लिश का भी खराब है, बट हिंदी का और खराब है। सो यही लिबरलिज्म का मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम, जो डिराइव किया गया था लिबर वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू बी फ्री। क्लियर है? एंड ये लोग बोल रहे थे कि भाई हम लोग को चाहिए पॉलिटिकल लिबरलिज्म। हम लोग को एक नहीं, हम लोग को पॉलिटिकल फ्रीडम भी चाहिए, सोशल फ्रीडम भी चाहिए, और इकोनॉमिकल फ्रीडम भी चाहिए। अब भाई ये लोग का क्या क्या डिमांड्स था कि भाई पॉलिटिकल लिबरलिज्म के लिए फ्रीडम वर्ड का यूज कर रहे थे, बिकॉज उससे तुम लोग रिलेट कर पाते हो। सो पॉलिटिकल फ्रीडम में अब हम लोग देखेंगे भाई पॉलिटिकल फ्रीडम में ये लोग क्या डिमांड कर रहे थे, सोशल फ्रीडम में ये लोगों को क्या क्या चाहिए था, इकोनॉमिकल फ्रीडम में क्या क्या चाहिए था, दैट इज समथिंग वी हैव टू सी। क्लियर है? सो स्टोरी समझ में आ रहा है कि भाई कैसे कैसे सब चीज हो रहा है। So talking about liberalism, so there we find कि ये लोग ऐसा नहीं कि भाई ये लोग बस एक फ्रीडम दे दो ये लोग खुश है। लिबरलिज्म इनका बोलना था कि भाई इनको पॉलिटिकल लिबरलिज्म भी चाहिए, हमको पॉलिटिकल फ्रीडम भी चाहिए, हमको सोशल फ्रीडम भी चाहिए, और हमको इकोनॉमिकल फ्रीडम भी चाहिए। अब टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल फ्रीडम, ये सब तीनों क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम का कि भाई ये लोग पॉलिटिकल फ्रीडम में क्या क्या डिमांड कर रहे थे। सी पॉलिटिकल फ्रीडम ये लोग डिमांड कर रहे थे कि सबसे पहला
मोनार्की खत्म करो, कोई राजा रानी कुछ नहीं होगा, एक था राजा एक थी रानी, गया। मोनार्की खत्म करो। अब बनेगा गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कंसेंट मतलब अग्रीमेंट। अब गवर्नमेंट बाय कंसेंट बनेगा, मतलब अब लोग मिलके डिसाइड करेंगे कि कौन सा गवर्नमेंट बनना चाहिए। अब गवर्नमेंट बाय कंसेंट बनेगा, हम लोग सब लोग मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे कंट्री का, सब लोग मिलके कंट्री का पार्लियामेंट बनाएंगे, जैसा कि फ्रांस में हुआ था। ये चीज ये लोग मांग रहे थे पॉलिटिकल फ्रीडम। सोशल फ्रीडम का अगर हम लोग बात करें, सोशल फ्रीडम में ये लोग डिमांड कर रहे थे कि हम लोग को चाहिए आजादी, हम लोग को दो राइट्स, हम लोग को दो इक्वालिटी, हम लोग को दो फ्रीडम, हम लोग को हम लोग को राइट चाहिए, हम लोग को इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहिए, हम लोग को चाहिए कि भाई सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए पूरा सोसाइटी में, हम लोग को इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहिए और हम लोग को चाहिए राइट्स। इकोनॉमिक लिबरलिज्म में ये लोग क्या मांग रहे थे कि भाई हम लोग को फ्रीडम दो कि हम लोग आराम से बिना कोई रेस्ट्रिक्शंस के ट्रेड कर पाए, क्योंकि उस समय ट्रेडिंग में बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था जिसके बारे में हम बताएंगे। और ये लोग का डिमांड था कि भाई हम लोग को वो ट्रेड करने के लिए हम लोग को फ्रीडम चाहिए कि हम लोग जैसे मन वैसे ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, so there we are going to talk about political, social and economical liberalism. So अगर हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म का, so पॉलिटिकल फ्रीडम वो लोग क्या मांग रहे थे? वो लोग पॉलिटिकल फ्रीडम में मांग रहे थे कि वो लोग पहला चीज कि भाई मोनार्की को खत्म कर दिया जाए। पहला चीज वो लोग क्या डिमांड कर रहे थे कि भाई मोनार्की को खत्म कर दिया जाए, किंग राजा रानी अब कुछ नहीं होगा। अब बनना चाहिए गवर्नमेंट बाय कंसेंट। अब बनना चाहिए गवर्नमेंट बाय कंसेंट, दैट हाँ, सो अब बनना चाहिए गवर्नमेंट बाय कंसेंट, दैट इज अब लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा गवर्नमेंट बनेगा, अब लोग मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे। अब सब हम लोग को चाहिए Constitution. So yes, so what they were demanding? They were demanding that कि ये लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और फिर क्या था कि हम लोग खुद का पार्लियामेंट बनाएंगे, जैसे कि फ्रांस में हुआ था। तो पार्लियामेंट मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये लोग और एक डिमांड किया पॉलिटिकल फ्रीडम में, दे वर डिमांडिंग कि हम लोग को चाहिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जहाँ पे हम लोग सब मिल के डिसाइड करेंगे कि कौन गवर्नमेंट में रहेगा। तो हम लोग को चाहिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो ये सारा चीज ये लोग डिमांड कर रहे थे पॉलिटिकल फ्रीडम। सो अगर हम लोग बात करें कि हम लोग का जो लिबरलिज्म था, लिबरलिज्म में पॉलिटिकल लिबरलिज्म में क्या डिमांड कर रहे थे हम लोग के मिडिल क्लास। तो हम लोग का जो मिडिल क्लास है वो बोल रहा था कि वो लोग को पॉलिटिकल फ्रीडम में क्या क्या चाहिए। पहला, मोनार्की को कंप्लीटली खत्म कर दिया जाए। अब बनेगा गवर्नमेंट बाय कंसेंट, अब लोग मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे, अब लोग मिलके डिसाइड करेंगे, कि कौन गवर्नमेंट में आना चाहिए। तो अब बनेगा गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ये लोग चाहते थे कि भाई अब ये लोग मिलके बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, ये लोग मिलके बनाएंगे एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। सो ये सारा डिमांड था ये लोग का पॉलिटिकल फ्रीडम में कि भाई पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल लिबरलिज्म में हम लोगों को ये सारा चीज चाहिए। फिर सोशल लिबरलिज्म में क्या क्या मांग रहे थे? सबसे पहला चीज हम लोग को चाहिए इक्वालिटी बिफोर लॉ। जो पहले का सिस्टम चल रहा था मोनार्की में, जहाँ पे हम लोग के पास कोई राइट्स नहीं था, कुछ नहीं था, जहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, जो मोनार्की था, जो एरिस्टोक्रेसी था, उसके पास अथा राइट्स है, उसको जो मन में आए करे। और जो हम लोग हैं, जो कॉमन सिटीजन था, वो लोग सब को अनइक्वली ट्रीट किया जाता था। तो इसलिए वो लोग डिमांड कर रहे थे कि हम लोग को सोशल फ्रीडम में चाहिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई भी ज्यादा प्रिविलेज और कोई भी कम प्रिविलेज नहीं एंजॉय करेगा। ये लोग डिमांड कर रहे थे फ्रीडम की, हम लोग को आज़ादी चाहिए। तो सोशल लिबरलिज्म में ये लोग क्या डिमांड कर रहे थे कि हम लोग को चाहिए
इक्वालिटी बिफोर लॉ, हम लोग को चाहिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, हम लोग को इक्वली ट्रीट किया जाए, और हम लोग को चाहिए फ्रीडम, हम लोग को चाहिए आज़ादी। ये लोग डिमांड कर रहे थे सोशल लिबरलिज्म। अब उसके बाद टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिकल लिबरलिज्म कि भाई इकोनॉमिकल स्फीयर में ये लोग क्या क्या फ्रीडम मांग रहे थे। सी, अगर हम लोग उस टाइम का बात करें तो ट्रेड तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, ट्रेडिंग हो रहा था, बट देन देयर वी फाइंड कि एक्चुअली ना ट्रेडिंग बहुत स्मूथ नहीं चल रहा था। लाइक आज का अगर हम लोग बात करें, आज का ज़माना में भी ट्रेड कितना स्मूथली होता है, इतना सारा कंट्रीज में ट्रेड होता है, हम लोग का मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एमएनसीज हम लोग का इतना सारा जगह पे सेटअप हुआ है, जो इधर से उधर इतना सारा कंट्रीज में ट्रेड करता है, अपना सामान बेचता है। सो आज का ज़माना में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग का WTO। सो अगर आज का ज़माना में देखें तो ट्रेड बहुत स्मूथ चल रहा है, बट उस समय ऐसा नहीं था। उस समय अगर हम लोग बात करें वो मिड 18th सेंचुरी का, सो उस समय हम लोग का ट्रेडिंग होता था बट इतना स्मूथ नहीं चल रहा था, बहुत सारा प्रॉब्लम्स था उसमें, जिस वजह से लोग इजीली ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। लाइक अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे बहुत सारा करेंसीज चल रहा था, वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट नहीं था, वहाँ पे ये क्या बोलते हैं स्टेट इम्पोज इतना सारा रेस्ट्रिक्शंस भी था कि भाई यहाँ ट्रेड नहीं कर सकते, वहाँ ट्रेड नहीं कर सकते, इतना सारा कस्टम ड्यूटीज देना पड़ता था। सो बेसिकली ये सारा चीज़ हम तुम लोग को समझाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। बट थिंग इज बेसिकली समझ लो कि ट्रेड होना आसान नहीं था उस समय ट्रेड करने में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता था, बेसिकली ट्रेड करने का उतना फ्रीडम नहीं था। सो इसलिए इकोनॉमिकल फ्रीडम में ये लोग मांग रहे थे, इकोनॉमिकल लिबरलिज्म में दे वर डिमांड कि ये लोगों को मिले ट्रेड करने का आज़ादी, जितना भी स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन सब है। अब ये क्या है हम तुम लोग को समझाएंगे। तो जितना भी स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन सब है वो सबको हटाया जाए और ये लोगों को फ्रीडम ऑफ मार्केट मिले, फ्रीडम मिले ताकि ये लोग इजीली ट्रेड कर पाए। सो दैट इज समथिंग दे वर डिमांडिंग इन इकोनॉमिकल फ्रीडम। सो इकोनॉमिकल फ्रीडम में ये लोग क्या क्या डिमांड कर रहे थे, दे वर डिमांडिंग फ्रीडम, और या फिर फ्रीडम होता हम नहीं लिख रहे, इकोनॉमिकल लिबरलिज्म में ये लोग क्या डिमांड कर रहे थे, दैट दे वर डिमांडिंग, ये लोग का क्या डिमांड था कि ये लोग इजीली ट्रेड कर पाए, फ्री ट्रेड हो, इजीली ट्रेड कर पाए। सो ये लोग का डिमांड था कि भाई ये लोग इजीली ट्रेड कर पाए विदाउट एनी स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। बिना कोई रेस्ट्रिक्शंस के ये लोग इजीली ट्रेड कर पाए। ये लोग चाहते थे कि ये लोग को मिले फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट का फ्रीडम मिले। सो दैट इज व्हाट इज देयर। अब ये चीज में भी तुम लोगों को उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, जो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ाएंगे उसके बाद ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बेसिकली ये इकोनॉमिकल फ्रीडम को हम लोग को और डिटेल में पूरा पढ़ना है ज़ोल्वेरिन के लिए। अब ज़ोल्वेरिन क्या है, क्यों है, आई विल एक्सप्लेन, बस अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पे क्लियर है। ओके, सो इतना क्लियर है अभी तक, कैसे कैसे स्टोरी चल रहा है, सब चीज समझ में आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इतना पूरा सब चीज क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें क्या कैसे हुआ, हम तो पूरा स्टोरी कैसे चल रहा है, सी एवरीथिंग इज गोइंग इन अ स्टोरी। सो क्या कैसे हुआ, सो बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे कि भाई यूरोप का क्या हाल था, मिड 18th सेंचुरी में यूरोप का क्या हाल था। तो बहुत सेंचुरी से यूरोप में हम लोग का, अब थोड़ा क्योंकि हम स्टोरी जल्दी से बता रहे हैं, सो आई एम गोइंग टू बी अ बिट क्विक। सो बेसिकली क्या था हम लोग का, मिड 18th सेंचुरी में यूरोप का क्या हाल था। सो बहुत सेंचुरी से हम लोग का यूरोप में मोनार्की चलते आ रहा था, एरिस्टोक्रेसी चलते आ रहा था, हम लोग का यूरोप मॉडर्न स्टेट था जहाँ पे हम लोग का क्या था कि हम लोग का एरिस्टोक्रेट्स होता था, वो लोग के पास अथा पावर है, अथा पैसा, वो लोग को जो मन में आए करे, और जो कॉमन सिटीजन था, पीजेंट्स था, वो लोगों के पास कोई भी पावर नहीं था। ये जो मोनार्की लोग था, ये लोग अत्याचार करता था सिटीजन के ऊपर, सिटीजन अत्याचार झेल रहा था। इन लोगों को तो लगता ही था कि भाई ये लोग का काम ही है अत्याचार झेलना, ये लोग को राइट्स, इक्वालिटी, ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
बट ये सब चीज चल रहा था हम लोग का एरिस्टोक्रेसी। बेसिकली दो ही क्लास एग्जिस्ट करता था, अपर क्लास जो हम लोग का एरिस्टोक्रेसी था, किंग्स और किंग के मेन लोग, जिन लोगों के पास अथा पावर अथा पैसा था, जो लोग बहुत कम थे नंबर में बट वो लोग बहुत ज्यादा, वो लोगों के पास स्ट्रेंथ था, वो लोगों के पास अच्छा खासा पावर था, प्रिविलेजेस था, और ये लोग सब एक दूसरे से यूनाइटेड भी थे। तो ऊपर में था हम लोग का एरिस्टोक्रेसी और नीचे में थे हम लोग के बेचारे पीजेंट्स जो लोग मजदूरी करते थे। इन पीजेंट्स के ऊपर पूरा अत्याचार किया जा रहा था। एंड देयर वी फाइंड कि इनके बीच में कोई यूनिटी जैसा कुछ था ही नहीं, कोई नेशनलिज्म का फीलिंग, कोई नेशन, उस समय कोई नेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था, कोई नेशनलिज्म का फीलिंग, कोई नेशन वैसा कुछ भी नहीं था। ये लोग अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, कोई भी यूनिटी जैसा कुछ भी नहीं था इन लोगों के बीच में। सो ऐसा हम लोग का सिस्टम चल रहा था। मोनार्की अत्याचार कर रहा था, एरिस्टोक्रेसी अत्याचार कर रहा था, और ये बेचारे सिटीजन अत्याचार झेल रहे थे क्योंकि इनको नहीं पता था कि राइट जैसा भी कुछ होता है। बट उसी समय हम लोग का मिड 18th सेंचुरी के टाइम पे स्टार्ट हुआ हम लोग का इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ, सेटअप होना, अर्बनाइजेशन हुआ, टाउन्स और सिटीज सेटअप होना स्टार्ट हुआ, और ये सब की वजह से ट्रेड और इंडस्ट्रीज जब सेटअप हुआ तो ये सब की वजह से इमर्ज हुआ हम लोग का एक नया क्लास जो कि एजुकेटेड भी था और जिसके पास थोड़ा पैसा भी था, और ये बना हम लोग का मिडिल क्लास। और ये था हम लोग का एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो क्योंकि ये लोग के पास एजुकेशन था तो ये लोग को पता था कि ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है इसमें पूरा का पूरा लोचा है, यहाँ पे ये लोग अच्छा वाला काट रहा है नीचे वाले लोगों का। तो ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है ये लोग सामने आया, ये लोग को पता था कि ये पूरा सिस्टम में लोचा चल रहा है, और ये एजुकेटेड मिडिल क्लास ही लोगों को समझाना स्टार्ट किया कि भाई तुम लोग ऐसा नहीं है, तुम लोग का कोई जन्म से ही तुम लोग पैदा ही नहीं हुए अत्याचार झेलने के लिए, तुम लोग लड़ सकते हो। जैसे फ्रांस में लड़ा सब वैसे तुम लोग भी लड़ सकते हो, तुम लोग भी फाइट कर सकते हो। फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब तुम लोगों को भी मिल सकता है, तुम लोग भी इक्वली ट्रीट किए जा सकते हो। यही एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों को समझाना स्टार्ट किया, लोगों को सब चीज़ समझाना स्टार्ट किया, और फिर हम लोग का यही मिडिल क्लास जो है, यही एजुकेटेड मिडिल क्लास स्टार्ट किया लिबरलिज्म डिमांड करना कि भाई अब हम लोग और ना अत्याचार झेलेंगे ना किसी को झेलने देंगे, हम लोग को चाहिए आज़ादी, हम लोग को लिबरलिज्म चाहिए, हम लोग को फ्रीडम चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह पे फ्रीडम चाहिए, नहीं, हम लोग को सोशल फ्रीडम भी चाहिए, इकोनॉमिकल फ्रीडम भी चाहिए और पॉलिटिकल फ्रीडम भी चाहिए। सोशल फ्रीडम में वो लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई हम लोग सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, हम लोग सबको आज़ादी मिले। इकोनॉमिकल फ्रीडम में ये लोग डिमांड कर रहे थे कि हम लोग को चाहिए फ्रीडम ऑफ मार्केट, जहाँ पे हम लोग इजीली ट्रेड कर पाए, हम लोग के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस ना लगे। पॉलिटिकल फ्रीडम में ये लोग डिमांड कर रहे थे कि हम लोग अब मोनार्की नहीं झेलेंगे, मोनार्की खत्म करो, अब हम लोग को चाहिए राइट, हम लोग को चाहिए कि हम लोग खुद अपना गवर्नमेंट बनाएंगे, गवर्नमेंट बाय कंसेंट बनाएंगे, हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपना गवर्नमेंट बनाएंगे जैसे कि फ्रांस में बना था। तो ये पूरा चीज़ क्लियर है। ओके, एक चीज़ मेरा जो बीच में छूट गया था यहाँ पे, आई हैव टू टेल यू वन मोर थिंग। सी, जो लोग ये सारा चीज तो मान रहे थे, पॉलिटिकल फ्रीडम में ये लोग को चाहिए था कि भाई ये लोग को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाना है, हम लोग को गवर्नमेंट बाय कंसेंट बनाना है, मोनार्की खत्म करना है, बट ये लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के कंप्लीटली सपोर्ट में नहीं। अब भाई ये इतना भारी वर्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइजी है क्या, क्या होता है? आई थिंक मोस्ट ऑफ तुम लोगों को पता होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। ये एक ऐसा चीज है, एक ऐसा राइट है जो मेरे पास भी है, तुम लोग के पास भी है, पर हम लोग को 1-2 साल बाद मिलेगा। एंड एक्चुअली हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर ब्रदर्स सिस्टर्स, ये लोग सब इस राइट को अभी इस रीसेंट ये वाला महीना में यूज करने वाले हैं, राइट। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या बोलता है? ये है हम लोग का राइट टू वोट, जहाँ पे हर 18 साल से अबव इंसान को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, सबके पास है राइट टू वोट। हम लोग सबके पास वोटिंग का अधिकार है, जहाँ पे हम लोग जाके अपना गवर्नमेंट खुद चूज कर सकते हैं। ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यहाँ पे ये लोग डिमांड क्या कर रहे थे कि भाई हम लोग बनाएंगे अब गवर्नमेंट बाय कंसेंट, अब हम लोग खुद अपना गवर्नमेंट बनाएंगे, खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाएंगे, खुद कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे।
यहाँ पे भी लोगों को राइट दिया गया, राइट टू वोट यहाँ पे भी लोगों को मिला, लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला, लोग वोट करके अपना गवर्नमेंट चूज करना स्टार्ट किए। बट द थिंग इज कि यहाँ पे वोटिंग का अधिकार सबको नहीं दिया गया। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जितनी भी महिलाएं थी, जितनी भी विमेन थी, उन लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। जितने भी अनप्रॉपर्टीड मैन थे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था या उतना पैसा नहीं था, उन लोगों को भी वोटिंग का राइट नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ मेन, और वो भी प्रॉपर्टी ओनिंग मेन ही वोट कर सकते थे। दैट इज समथिंग व्हिच इज हियर। यहाँ पे सब लोगों को वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया गया। वोटिंग करने का अधिकार जरूर दिया गया, बट बस कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, सबको नहीं दिया गया। दैट इज व्हाट इज हियर। अगर हम लोग देखें ना, इन रियलिटी विमेन को वोटिंग का अधिकार 1946 में जाके मिला है पूरा वर्ल्ड में। बहुत बहुत लड़ाई करने के बाद, सोच रहे हो इतना साल बाद, ये बात हो रहा है मिड 18th सेंचुरी 1750 समथिंग का, कहाँ पे जाके 1946 में जाके पूरा वर्ल्ड में विमेन को वोटिंग का अधिकार मिला। सो यस, सो एक्चुअली ये एडिशनल पॉइंट है। अगर पूछा जाए कि भाई पॉलिटिकल लिबरलिज्म को डिफाइन करो या उसके अंदर क्या क्या था, तो यू आर गोइंग टू राइट डाउन ओनली दीज 4 पॉइंट्स। ये हम लोग का एक एडिशनल पॉइंट है कि भाई यहाँ पे भी जो राइट टू वोट है, जो राइट टू वोट मिला, लोगों को वोटिंग करने का अधिकार दिया गया, बट सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीड मैन को, मतलब कि प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को ही वोटिंग का अधिकार मिला। विमेन या फिर अनप्रॉपर्टीड मैन जो थे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था, अनप्रॉपर्टीड मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था, इन लोगों को वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया। क्लियर है? सो आई थिंक इतना क्लियर है। एंड द थिंग इज कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, बोल दिया जाता है कि लिबरलिज्म का तीनों स्फीयर को समझाओ। सो ये सब पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। सो इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ओके, सो कैन आई ड्रॉप दिस? सो इतना चीज, सब चीज क्लियर है? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, और हम लोग आगे इकोनॉमिकल लिबरलिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई ये इकोनॉमिकल लिबरलिज्म के बारे में आई एम गोइंग टू टेल यू, इसके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है कि भाई एक्चुअली उस समय अगर मिड 18th सेंचुरी का बात करें तो ट्रेडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स था। कि भाई अब पहले तो देखा जाए तो हम लोग का जो करेंसी था, तो जैसे आज पूरा का पूरा इंडिया एक नेशन है, तो उसमें एक ही करेंसी चलता है, दैट इज रूपी। हर एक नेशन का एक ही करेंसी होता है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे 2-3 करेंसीज होता है। बट अगर इस समय का बात करें तो इस समय पहले तो कोई नेशन एग्जिस्ट करता है, इंडिया बहुत छोटा छोटा रीजन्स में डिवाइडेड था, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारा करेंसीज चलता था, बहुत सारा करेंसीज। फिर यहाँ पे कोई प्रॉपर सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट भी नहीं था। जैसे आज अगर हम बोले 1 मीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर, सो सॉरी, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर ही होता है। 1 मीटर ऑलमोस्ट इतना ही होता है। हर जगह पे कहीं भी चले जाओ, किसी भी वर्ल्ड का कोना में चले जाओ, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर ही होता है। बट उस समय ऐसा नहीं था। उस समय 1 मीटर का मतलब कहीं 100 सेंटीमीटर है, तो कहीं पे 99 सेंटीमीटर है, तो कहीं पे 98 सेंटीमीटर है, तो कहीं पे 105 सेंटीमीटर है। इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होता था। फिर वहाँ पे उस समय कस्टम बैरियर्स बहुत ज़्यादा था। अब ये सब हम तुम लोग को समझाएंगे, सब चीज़ समझाएंगे, डोंट वरी। ज़ोल्वरीन जो एक कस्टम यूनियन बनाया गया, जो ये सारा चीज़ को ठीक किया, आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग, बट आई थिंक ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है। अगर वो सब भी समझाने जाएंगे तो और लंबा हो जाएगा, और बेचारे मेरे मासूम मासूम से छोटे छोटे स्टूडेंट्स, तुम लोगों का दिमाग में इतना कुछ तो साथ में घुसने वाला है नहीं। सो आई एम गोना टेल यू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। इतना आज के लिए बस इतना ही रखो। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में आज हम समरी नहीं देने वाले, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग का वो ज़ोल्वरीन वाला पार्ट और वो सारा पार्ट सब खत्म होगा, तब एक साथ में पूरा का समरी देंगे। क्लियर है? ओके, so yes, that's all there for today. Till then, take care, tata, bye bye.